आज हम सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट भी हो तो आज की क्लास से वो ज्वाइन कर सके, समझ सके। बेसिक कंसेप्ट में यहाँ आपको बताया जाएगा एक इनकम टैक्स का पूरा ओवरव्यू। इनकम टैक्स में पूरा ओवरव्यू क्या है इनकम टैक्स का, जैसा आप जानते हो, सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कि जब मैं पूरे वर्ष में इनकम कमाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर आई विल हैव टू पे टैक्स। अब नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करूंगा, इसका एक छोटा सा मतलब है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था प्रीवियस ईयर के बारे में, पूछ रहा था कि क्या चीज़ है। दिक्कत यह है कि प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट क्यों रेलिवेंट रहा हमारे इनकम टैक्स में। उसका रीज़न ये है कि वी ऑलवेज पे टैक्स ऑन लास्ट ईयर इनकम, वी कांट पे टैक्स ऑन करंट ईयर इनकम। हम करंट ईयर इनकम पे तो टैक्स दे ही नहीं सकते। ऑलवेज वी पे टैक्स ऑन लास्ट ईयर इनकम। इसीलिए इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर शब्द का उपयोग किया गया कि प्रीवियस ईयर होना चाहिए। तो हमारे पास अगर ये वर्ष है और 17-18 अगर हमारा प्रीवियस ईयर है तो हमें टैक्स देना है 18-19 में। इसका मतलब 17-18 में जो पैसा कमाएंगे उस पैसे पर टैक्स देंगे 18-19 में, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो इनकम टैक्स में हीरो है उसका नाम है एसएससी। एसएससी यानी टैक्स देने वाला। और इस हीरो के कैरेक्टर में इंडिविजुअल भी आ सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म आ सकता है, कंपनी आ सकती है, एलएलपी आ सकता है। एओपी का मतलब समझते हैं? एओपी कभी सुना है आपने? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नहीं सुना है, कोई बात नहीं। ज्वाइंट वेंचर सुना है? ज्वाइंट वेंचर भी नहीं सुना है। मिलके काम करें चलो, ऐसा सुना है? उसे एओपी कहते हैं। तुम और मैं पर्सन है, मिलके काम करें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो ये हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी एसएससी में आता है। इसके बाद ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे इनकम टैक्स का। एसएससी कि पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है कि क्या वो हमारे देश का रेजिडेंट है या हमारे देश का नॉन रेजिडेंट है। फर्स्ट वी शुड नो कि वो रेजिडेंट है हमारे देश का या हमारे देश का नॉन रेजिडेंट है। सबसे पहले हमें ये जानना होता है। जब हमें पता चल जाता है कि वो हमारे देश का रेजिडेंट है तो हम कहते हैं भाई साहब आपकी इंडिया में जो इनकम है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, बाहर जो इनकम है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो कहता है नो 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 आई एम नॉन रेजिडेंट फॉर योर कंट्री, तो मैं कहता हूं फिर ठीक है, जो इंडिया में कमा रहे हो उसमें तो टैक्स दोगे ना भाई, चाहे तुम विदेशी भी हो, इंडिया में कमाओगे तो टैक्स दोगे। तो जब हमें तय कर लिया हमने कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, फिर हमें अगला काम क्या करना होता है? पूछना होता है कि भाई साहब किस वर्ष में पैसा कमाया। कहता है 17-18 में पैसा कमाया। बोलो क्या बात? नहीं, कोई बात नहीं। 17-18 में पैसा कमाया तो इसे प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और 18-19 को क्या बोलेंगे बेटा? असेसमेंट ईयर। तो यानी 17-18 में जो ये पैसा दिख रहा है आपको कमाता हुआ वो प्रीवियस ईयर कहलाया, और 18-19 क्या कहलाया बेटा? असेसमेंट ईयर। अच्छा अब बताओ, मैंने 17-18 में बॉक्स में क्या लिखा है? पढ़ के बताओ क्या लिखा है? अर्न इनकम ड्यूरिंग 17-18। अर्न इनकम लिखा है। शब्द पे गौर करो, कौन सा इनकम लिखा है? लेकिन अर्न पर हम टैक्स नहीं देंगे। जितना हम अर्न करेंगे उस पे टैक्स नहीं देंगे। फिर किस पे टैक्स देंगे? भाई साहब यही तो पढ़ना है, किस पे टैक्स देंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अगर मेरे पास मकान का किराया आ रहा है तो किराया 20,000 पर मंथ है, तो पूरे साल में आ गया 2,40,000, बस 2,40 पे टैक्स नहीं देंगे। अच्छा सर तो कितने पे टैक्स देंगे? अरे इसमें 4 क्लास लगना है। और अगर जॉब है तुम्हारे पास, 30,000 पर मंथ किराया है। किराया नहीं, क्या है भाई? तो 3,60,000 तुम्हारी इनकम है जो तुमने कमाया, लेकिन 3,60,000 पे टैक्स नहीं देना। अच्छा तो कितने पे टैक्स देना है? 6 लेक्चर लगना है उस पर। उसी तरह बिजनेस कर रहे हो तो अलग। यानी हमें रियल इनकम जो हम कमा रहे हैं उसको कन्वर्ट करना होता है टैक्सेबल इनकम में। यानी हम टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी इनकम में? बोल दो। टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम जिस पर टैक्स देंगे, और रियल इनकम मतलब जो हम कमा रहे हैं। जो हम कमा रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमारे को, वो रियल इनकम, और जिस पर हम टैक्स देंगे वो टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जब हम निकालते हैं, तुम्हें समझ आ रहा है? टैक्सेबल नहीं, रवि को नहीं, हिमांशु को पूछ रहा हूं। तुम्हें समझ आ रहा है? जब टैक्सेबल इनकम निकालते हैं तो टैक्सेबल इनकम निकालते समय हम इनकम को कैटेगराइज करते हैं। जॉब से आया तो सैलरी की इनकम बोलते हैं, मकान का किराया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोलते हैं। बिजनेस या प्रोफेशन से आया तो पीजीबीपी बोलते हैं। एसेट बेचकर कमाया तो कैपिटल गेन बोलते हैं, और अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज बोलते हैं। मुझे बताइए चौथे नंबर पे क्या है जी? मतलब क्या? इसका बड़ा यूज है आज की क्लास में। एसेट बेचकर कमाया। देखिए ये तो आम आदमी की भाषा है। एसेट बेचकर कमाया, एसेट बेचकर कमाया, ये आम आदमी की भाषा है। हमें इनकम टैक्स की भाषा बनानी पड़ेगी। इनकम टैक्स टेक्निकल शब्द यूज करता है। कहता है
जब आप कैपिटल एसेट बेचोगे तब कैपिटल गेन आएगा। हमने का मतलब नहीं समझ आया, जब एसेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा? नहीं, कैपिटल एसेट। मैंने कहा थोड़ा सा खुल के समझाओ, कह रहे हैं खुल के सुनो। तुम्हारे घर में फर्नीचर है, मैंने कहा और क्या, फर्नीचर नहीं है तो बैठेंगे कहां? है फर्नीचर, लेकिन वो फर्नीचर हमारे इनकम टैक्स की परिभाषा में कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। मैंने कहा अच्छा फिर, लेकिन तुम्हारे लिए वो एसेट है कि नहीं? हाँ हाँ मेरे लिए एसेट है। तो बताओ, जब वो कैपिटल एसेट हम नहीं मानेंगे तो उसे अगर बेचोगे तो कैपिटल गेन की इनकम आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। याद रखना, ये आज की डेट क्लास में जरूरत है। और जो भी बच्चे मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनको एक बात बता दूं अपने बारे में, कि अगर तुम्हें नहीं सुना नहीं अगर तुमने मेरी बात तो दोबारा पूछ लेना, फिर मैं बोल देता हूँ। और दोबारा नहीं सुना तुमने तो फिर पूछ लेना। और हाँ, बड़े भाई जैसे बड़े, तभी तो ये लोग देखते नहीं हो, तभी तो ये मिला है मुझे आज। वाह यार है। और सिल्क है वो भी, बताओ टोक दिया। हाँ किसे टोका था मैंने? अरे यार तूने इधर सेटिंग कर दी भाई। सिल्क, हाँ सिल्क थोड़ा सही लगता है। भाई से ले जाऊंगा घर, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ शेयरिंग हैबिट सीखिए बेटा, उसी के लिए ले जाऊंगा ना, वाइफ के साथ शेयरिंग करेंगे। बात अपनों की नहीं है, बात है ज्यादा समय तो देखो मैं तुम लोगों के साथ ही गुजारता हूँ, है कि नहीं? तो कुछ कम ही समय मिलता है, उनमें अगर सिल्क लेकर जाऊं तो खुश हो जाएंगी ना, तो इस वजह से ले जाऊंगा। है भाई, तुम समझना कि मैंने खा लिया। ओके, तो मेरा ये कहना था कि होगा ये सिर्फ कि आप महज इज्जत बचाने के लिए अपनी सिर्फ सुनते रहोगे और बोलोगे कुछ नहीं, तो ऐसा मत करना, है ना। हमें क्या करना है, जैसे घर बैठकर अपने हम बड़े भाई से बात करते हैं, लाइक दैट मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर तुमने नहीं सुना नहीं, मैं बोलता गया, तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया, हो ही जाता है। मैं कुछ भी, मैंने कहा वो इंडिविजुअल है और तुमने कहा यार क्या कलर बना दिया, रेड होता तो अच्छा होता, ध्यान उधर चला गया तुम्हारा, समझे? तब तक मैं कुछ और आगे बोल गया और तुम सुन नहीं पाए। तो सिंपली एक बार कहना, सर एक बार फिर से बोलो क्या कह रहे थे, जस्ट ऐसे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा पूरा काम है इस बार कैपिटल गेन को फोकस करना। आज की क्लास में बड़ा उपयोगी है और समझ तब आएगा जब तुम अभी इसे याद कर लोगे कि कैपिटल गेन की इनकम कब होती है, जब एसेट बेचें या कैपिटल एसेट। और भाई साहब कैपिटल एसेट को इज्जत के साथ इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन किया है, बाय इज्जत, सेक्शन 2(14) इज्जत के साथ कि भाई साहब ये कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तो अगर मुझे कहीं पता चला सपोज ये चीज मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है, सपोज मुझे पता चला कि ये मेरा कैपिटल एसेट नहीं है, डेफिनेशन मैंने पढ़ा, मैच कराया, ओ भाई साहब ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसका मतलब होगा कि जब मैं इसे बेचूंगा तो मेरी इनकम कैपिटल गेन की नहीं आएगी। और एक बात, कहीं ये ना कह देना कि सर कैपिटल गेन की नहीं आएगी तो क्या हुआ, अदर सोर्सेस की आएगी। कैपिटल गेन की नहीं आई तो क्या हुआ, अदर सोर्सेस की आएगी। तो मैं कहता हूं गलत बोल रहे हो, रीजन सुनो। क्या मैं इसे रोज बेच रहा हूं, जल्दी बता दो बेटा, क्या मैं इसे रोज बेच रहा हूं? अगर मैं इसे रोज बेचूं तब तो ये रेवेन्यू नेचर जनरेट करेगा, और अगर मैं कभी कभी बेचता हूं तो कैपिटल नेचर जनरेट करेगा। बेटा अगर कैपिटल नेचर की कोई इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ एक घर है उसके लिए, और उस घर का नाम बताओ क्या है, कैपिटल, तभी तो नाम है कैपिटल गेन। ठीक है, तो अगर ये कैपिटल एसेट है तो इसे बेचूंगा तो कौन सी इनकम, कैपिटल गेन। और अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसे बेचा तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। समझे? आज यूज करना है बेटा। अच्छा बताओ, जब पांचों हेड्स को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, पांचों हेड्स को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर सरकार देती है डिस्काउंट, डिडक्शन तो भाई आप लोग टेक्निकल जैसे लैंग्वेज यूज कर सकते हो, डिडक्शन। आम बच्चा नहीं समझ आया भाई क्या डिडक्शन, मैं कहा डिडक्शन नहीं डिस्काउंट। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई, सबको जोड़ो, बोलो कितना आया, तुम्हें जी 20 लाख रुपए आया, ऐसा है 14 लाख डिस्काउंट। क्या बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा? अबे ज्यादा खुश हो गया तो 20 भी दे दूंगा, तुझे पता नहीं डिस्काउंट कितने मिल सकते हैं, 20 तक मिल जाता है डिस्काउंट। तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, डिडक्शन। डिडक्शन का क्या मतलब है, जिससे आमदनी को कम कर दो। डिडक्शन की परिभाषा आज की क्लास जब शुरू होगी, अभी नहीं शुरू हुई है, अभी 2 मिनट और बचा है। आज की क्लास जब शुरू होगी तो 2 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले तोहफे के रूप में लिखवाऊंगा, जो एग्जाम में आया हुआ है 3 दफा, इंपॉर्टेंट है।
तो वहां पूछा जाएगा डिडक्शन का मतलब, कहना जो जिसने इनकम को घटा दिया वो डिडक्शन है, इनकम को घटा देना डिडक्शन है। बात समझ रहे हो क्या? क्या यहां इनकम घट जाएगा? जीटीआई के बाद जब हम डिडक्शन देंगे तो बताओ क्या इनकम हमारा घट जाएगा? जीटीआई के बाद डिडक्शन देंगे तो इनकम घट जाएगा, इसीलिए इसे डिडक्शन कहते हैं। और तब आता है टीटीआई, टीटीआई टोटल टैक्सेबल इनकम। इसी टीटीआई को ऊपर रेफरेंस में लिया हुआ है जिसके ऊपर हम टैक्स निकालते हैं। और टैक्स कब जमा कराते हैं बेटा? प्रीवियस ईयर की इनकम पर। आप समझ रहे हैं ना बेटा, बोलते रहना। प्रीवियस ईयर की इनकम पर कब टैक्स जमा कराते हैं? असेसमेंट ईयर में जमा कराते हैं। असेसमेंट ईयर में हमें एक डेट दिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट, और इस ड्यू डेट तक हमें टैक्स जमा करा देना होता है। समझ लीजिए इतनी अवधि है हमारे पास, ये अवधि आपको दिख रही है, इतनी अवधि हमारे पास है टैक्स जमा कराने के लिए। गेट इट पॉइंट? अगर नहीं जमा करा पाए इस अवधि तक तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्याज लग जाएगा, लेकिन यहां तक जमा करा देना है। और दे रहा हूं समय, असेसमेंट ईयर के कोने तक, ठीक है भाई, ब्याज दे देना, लेकिन साथ में फ्री में थोड़ी ना लेट करवाऊंगा, लेट हो गया तो ब्याज लग जाएगा। बोलो बात समझ आई? तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था जो इनकम टैक्स का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर लेकर आता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और जानना है मुझे, बताओ अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं टैक्स का, आपको यहीं बैठना है, आराम से कहीं बैठ जाइएगा। फ्लो चार्ट अगर बनाऊं बेटा, फ्लो चार्ट, तो बताओ फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? फ्लो चार्ट समझते हो ना? फ्लो कैसे बनेगा? टैक्स निकालने का फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हें याद है उधर से शुरू किया था, एसएससी। कैसे कैसे शुरू किया था? इमेजिन करो, एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे सबसे पहले। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद क्या करेंगे? पांचों इनकम निकालेंगे, वो भी कौन सी? रियल या टैक्सेबल? रियल या टैक्सेबल? रियल तो दिया होता है क्वेश्चन में, टैक्सेबल निकालेंगे। अच्छा, सही बात है। टैक्सेबल कितने हेड्स हैं बेटा? 5 हेड्स हैं, 5 हेड्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, पांचों हेड्स में कहीं पर लाभ और कहीं पर हानि आ सकता है कि नहीं? कहीं प्रॉफिट और कहीं लॉस आ सकता है कि नहीं? तो बताइए, जब इन पांचों हेड्स को आप जोड़ते हो, जब पांचों हेड्स को आप जोड़ते हो, जब जोड़ते हो पांचों हेड्स को और लाभ और हानि दोनों सामने नजर आता है, तो क्या उसको आप एडजस्ट करोगे या नहीं करोगे? करोगे। उस एडजस्ट करने को कहते हैं सेट ऑफ। देखो तो अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट पॉजिटिव इनकम। यानी अगर लाभ है और हानि है तो हानि को लाभ से आप क्या कर सकते हो बेटा? एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? सेट ऑफ कर सकते हो। जब ऐसा कर लोगे तो जीटीआई आएगा, डिडक्शन दे दोगे तो टीटीआई आएगा और उसके ऊपर टैक्स वर्कआउट होगा। ठीक है बेटा, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक ओवरव्यू था। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए। सबसे पहले आज की क्लास में आपको नोटिंग करवाएंगे फ्रेश पेज यूज कर सकते हैं, आधे से भी कर सकते हैं। और सबसे पहले नोटिंग करवाएंगे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रीजन बीइंग, जिस भी चैप्टर को पढ़ो, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन में यह दिखेगा तुम्हें, क्योंकि कुछ आमदनी है जिस पर सरकार टैक्स नहीं लेती, उसे क्या कहते हैं? इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता। ऐसा जानने की जरूरत क्या है सर, बताओ भाई? तुम्हारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ढेरों इनकम आएंगी और अचानक पता चला उसके अंदर ही 8-10 छिपे हुए इनकम है जिस पर टैक्स लगता ही नहीं। सोचो, एक है एग्जम्पशन जो शुरू कर रहे हैं, और एक थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, डिडक्शन। अब बताओ दोनों के बीच में फर्क। चलो दिया मौका, क्या याद रखेगा? बोल। अच्छा, फिर जीटीआई बनता है। देखो भाई, सीधी बात, तुम लोग हो और तुम लोग पढ़ रहे हो और मान लो गलती से जो पास हो चुके हैं वो बैठ गए, तो हमने कहा भाई ऐसा है, तुम लोगों का एग्जम्पशन है, जाओ बाहर जाओ। मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही नहीं। खुश होके बोल रहा हूं या नाराज होके? खुश होके बोल रहा हूं। पास हो चुके हो तो तुम लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, तो पहले रो को बाहर कर दिया। ये क्या कहलाए? एग्जम्पशन, जिस पर टैक्स लगाऊंगा ही नहीं।
पढ़ाऊंगा ही नहीं एग्जम्पशन। और फिर तुम सबको कहा तुम सब इनकम हो, सुनो ठीक से पढ़ना, लगा दिया तुम पे क्या, चार्ज ऑफ टैक्स। फिर तुम में से 2 बच्चों ने कहा सर हम तो इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ चुके हैं। नहीं नहीं तुम्हें पढ़ना है सर, लेकिन इतना थोड़ा ना पढ़ना है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें देता हूं छोटा सा डिस्काउंट, तुम कम पढ़ना, तुम मत पढ़ना, और तुम सब ठीक से पढ़ो। तुम मत पढ़ना क्या कहलाया, एग्जम्पशन। तुम कम पढ़ना क्या कहलाया, यानी पढ़ोगे लेकिन कम कर दूंगा, सिलेबस कम कर दूंगा तुम्हारे लिए, और बाकी सब ठीक से पढ़ेंगे, वो टैक्सेबल इनकम। बात समझ आई? तो इनकम एग्जम्प्ट मतलब मानेंगे ही नहीं, सरकार ने टैक्स लगाया ही नहीं उस पर। डिडक्शन का मतलब इनकम मानेंगे लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। देखो नेट इफेक्ट तो सेम है। मन में तुम्हारे कंफ्यूजन आ रहा होगा सर फर्क क्या पड़ता है, बात तो एक ही है, टैक्स तो नहीं लगना ना, ठीक। बस इतना फर्क है कि इनको हमने पूर्ण रूप से छूट दे दी, इनके तरफ देखना ही नहीं, बाकियों की तरफ देखना है, कुछ को डिस्काउंट देना है थोड़ा सा, बस इतनी सी बात है। बात समझ आई क्या? चलिए हेडिंग बना लिया आपने। सबसे पहले हमें जानना है डिडक्शन वर्सेस एग्जम्पशन, और ये देखने में जितना साधारण लगता है उतना साधारण है नहीं। पहले मुझे बताइए डिडक्शन का अर्थ इनकम रिड्यूस कर दिया जाएगा, और एग्जम्पशन का अर्थ इनकम माना नहीं जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा। 2 अर्थ समझ आ गया? अच्छा अब ये बताइए डिडक्शन कहां कहां से मिलता है, कहां देखा है आपने डिडक्शन? कहां देखा है मतलब कहां देखा है, देखा हुआ सा लग रहा है, कहां देखा है मतलब क्या सर? आप दिखाओ सर, कहां देखा है? सर हमने देखा है ग्रॉस टोटल इनकम से घटता है, करेक्ट, लेकिन तुमने अधूरा देखा है, एक और डिडक्शन होता है सर, वो कैसे? बताता हूं, अभी रुको। बताओ डिडक्शन का अर्थ क्या बोला मैंने? रिड्यूस द इनकम। एग्जम्पशन का अर्थ क्या बोला मैंने? नॉट ट्रीटेड एज इनकम। जो एग्जम्पशन है उसका सेक्शन ये है। हमारा असली टॉपिक आज का क्या है बेटा? एग्जम्पशन। तो डिडक्शन क्यों बोल रहा हूं? कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन करवा रहा हूं ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि कहीं हम एग्जम्पशन पढ़ते पढ़ते डिडक्शन ना समझने लगे उसे। इसलिए क्लैरिटी के लिए डिडक्शन को साथ लेकर आया हूं, पढ़ाऊंगा एग्जम्पशन। नोट किया आपने बेटा इसको? अच्छा नोट किया तो 1 मिनट जरा गेस करना तो जरा, एग्जम्पशन के ब्रैकेट में नीचे क्या लिखा है? सेक्शन 10 है, और क्या है? 11 एंड 12 और 13A और 13B। आपको नहीं लग रहा एंड गलत लगा हुआ है? एंड कहां लगना चाहिए? 13A के बाद। तो क्या मतलब सर आपका, इसमें भी कोई राज है क्या? हाँ रहस्य है। दरअसल ये एंड इस बात को नहीं दर्शाता कि ये आखिरी है, ये दर्शाता है ये जॉइंट है, दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा मतलब सर सुना है तुमने एनजीओ? हाँ क्यों नहीं सुना है सर? चैरिटेबल ट्रस्ट, और क्या? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, और क्या? उस पर टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल जानते हैं सर, ये इसी सेक्शन में लिखा है। तो ये दोनों सेक्शन एक ही बात कहते हैं, जुड़वा मिलके कहते हैं। और सर ये क्या कहता है? ये हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा सर मारना है उनको? नहीं, उनको एग्जम्प्ट कर देना है, जो उनकी आमदनी है उस पर टैक्स नहीं लेना है। कौन सा सेक्शन है? 13A। और पॉलिटिकल पार्टी का एक जुड़वा भाई होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्शन शब्द है ना, उससे बना इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसकी इनकम भी एग्जम्प्ट हो जाती है। जुड़वा भाई है, मिलवाऊंगा, वो है 13B। और सर सेक्शन 10 क्या है? ये मेन सेक्शन है जो हमें पढ़ना है। सेक्शन 10 में 50 तरह की आमदनी है, बल्कि सही बोलूं तो मोर देन 50 आमदनी है जिस पे सरकार टैक्स नहीं लगाती। उन 50 में से हमें 10 या 12 पढ़ना है हमारे सिलेबस में। तो 10-12 का सफर हम आज शुरू कर रहे हैं सेक्शन 10 से। लेकिन उससे पहले हम डिडक्शन पर आते हैं। डिडक्शन जो इनकम को रिड्यूस कर देता है। देखिएगा जरा, किसका बंटवारा कर दिया भाई? डिडक्शन का। अब पहचानो तो जरा, कुछ समझ आ रहा है क्या? डिडक्शन 2 तरह के होते हैं। जब तुमने हाउस प्रॉपर्टी इनकम पढ़ी या पढ़ोगे तो हाउस प्रॉपर्टी से जब हम घटाते थे सेक्शन 24,
तो डिडक्शन था, क्योंकि इनकम कम होता था, इनकम कम हुआ, डिडक्शन। जब पीजीबीपी पढ़ोगे बिजनेस प्रोफेशन, तो वहां पर सेल पर टैक्स नहीं लगाएंगे, P&L में जो खर्चा डेबिट करते हैं उसको भी लेस करेंगे। लेस करेंगे क्या? डिडक्शन। जब कैपिटल गेन पढ़ोगे, 10 लाख रुपए की चीज मैंने 16 लाख में बेची, तो 16 लाख पे थोड़ी टैक्स लगाओगे? सर कैसी बात कर रहे हो, 10 लाख घटा देंगे, घटाएंगे क्या? डिडक्शन। जब जब तुमने ऐसे घटाया, हमने नाम दे दिया डिडक्शन। तो बट जब जब हमने घटाया उसका नाम दे दिया डिडक्शन। तो जरा बोलिएगा प्लीज। डिडक्शन इनकम को घटा देता है, और डिडक्शन दो जगह पर फैला हुआ है। एक ग्रुप का, तुम सबको छूट दे रहा हूं, सबको, स्टूडेंट्स को छूट दे रहा हूं, समझे क्या? अब तुम में से कौन आ रहा है मेरे पास, मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स को छूट दे रहा हूं। क्या कहलाया? GTI से। और एक एक स्टूडेंट की छूट अलग अलग है, तो वो हेडवाइज। इससे फर्क क्या पड़ेगा? सुनना जरा, बताओ जब सेक्शन 16 का डिडक्शन होगा, क्या वो तुम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से दे सकते हो? देखो, कॉपी करने के चक्कर में सुनना बंद मत करना। कॉपी करना छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि ये तो दोबारा बोल दूंगा। सुनना नहीं छोड़ना है, ध्यान पूरा लगाना है सुनने पर। और सुन चुके हो तो कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज मैं दूंगा समय करवाने के लिए कॉपी। मेरा कहना है कि 24 नंबर का जो डिडक्शन होता है, क्या वो इस इनकम से मिलेगी या सिर्फ इससे मिलेगी? इसीलिए इसका नाम है हेड वाइज डिडक्शन। इसका नाम है हेड वाइज डिडक्शन। और ये क्या है? ये सबको मिलाकर जो आएगा, उस मिलान में से डिडक्शन देते हैं। तो डिडक्शन के दो रेंज हैं। एग्जाम में आया हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ये वाला डिडक्शन और ये वाला एग्जम्पशन। एग्जाम में आया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ये वाला डिडक्शन और ये वाला एग्जम्पशन, और वो अभी हम लिखेंगे, समझेंगे। गेट इट पॉइंट? ठीक है, अब कॉपी करो। नोटेड बेटा? चलिए, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। बेटा ये जो पीछे है वो चैप्टर 6 से कहलाता है। ये जो डिडक्शन हम देते हैं बेटा, ये डिडक्शन होता है अंडर चैप्टर 6 से। इनकम टैक्स का चैप्टर है, आप इसको साथ में नोट कर सकते हो। अंडर चैप्टर 6 से, ये 6A का डिडक्शन है बेटा। 80C से लेकर 80U तक फैला हुआ है, और चैप्टर 6 से है। चैप्टर मतलब हमारा चैप्टर नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर है, चैप्टर 6 से। बड़ा फेमस चैप्टर है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ये एक ही सेंटेंस है पूरा, मैंने तोड़ के लिखवाया हुआ है ताकि आपको रटने में आसानी हो। सेंटेंस पहले समझिए, और यही लिख के आना है 2 नंबर में। सेंटेंस क्या है? while the income which are exempt under section 10, while
the incomes which are exempt under section 10 will not be included for computing total income, comma, income from which deductions are allowable will first be included in GTI and then the deductions will be allowed. ये पूरा एक स्टेटमेंट है. क्या कहता है ये? कहता है कि जहां वो इनकम जिसे एग्जम्प्ट किया गया है इनकम में ही नहीं शामिल होता, वहीं पर वो इनकम जिससे डिडक्शन मिलता है पहले इनकम में शामिल होता है और फिर उसे घटा दिया जाता है. बात समझ आई क्या? कॉपी कीजिए. याद भी होगा, ये याद रहेगा आपको. कैसे कहेंगे? वाइल इनकम्स विच आर, वाइल द इनकम्स, ऐसा लगा दीजिए, वाइल द इनकम्स विच आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 will not be included for computing total income, the income from which deductions are allowable will first be included in gross total income and then the deduction will be allowed to the SSE. इसे ही आप थोड़ा एक्सटेंड करके, शॉर्ट करके, आगे पीछे बढ़ाकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं. मेन जो की फैक्टर है लिखने का वो ये कि एग्जम्पशन में इनकम नहीं मानते, इनकम में शामिल नहीं करते, डिडक्शन पहले शामिल करते हैं और उसके बाद उसको रिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है आज का इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स और हमें सेक्शन 10 से शुरू करना है. सेक्शन 10 मोर देन 50 इनकम को कवर करता है, मोर देन 50, जिसमें से हमें 12-15 इनकम कवर करना है. उसमें सिर्फ एक आज करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है कि 12-15 में एक आज करेंगे और हर क्लास में एक एक करेंगे, अगली क्लास में बाकी सब हो जाएगा. तो एक सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जो है उसको हम कवर कर रहे हैं. कौन सा है सबसे बड़ा सर? वही हमारे देश की धरती, सोना उगले और उगले हीरे मोती, एग्रीकल्चर इनकम. वेरी गुड, एग्रीकल्चर इनकम. ये है सेक्शन 10(1). अब आपके बुद्धि की परीक्षा होने जा रही है, बुद्धि की परीक्षा. सेक्शन 10(1) में क्या लिखा हुआ है आपसे पढ़वा के इसका अर्थ निकलवाएंगे. बताइए क्या लिखा हुआ है? सुना नहीं मैंने. भाई साहब, हाथ बंद यानी दिमाग बंद, हम तो ये जानते हैं. हाथ बंद यानी दिमाग बंद. हाथ खोल के पढ़ना है, दिल खोल के पढ़ना है. हाँ, ऐसे पढ़ना है कि आज पढ़ा तो एग्जाम तक याद रहे. थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट, थोड़ा मुश्किल है, घर पे एक बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसी फीलिंग आ जाए कि बाहर कोई मिल जाए तो सुन इधर आ, आज तो तू पढ़ी ले, पढ़ा दिया तुमने, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए. ये गट्स होना चाहिए, तब लगे कि आज की क्लास आपने 100% अपना आउटपुट दे के लिया है. एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अगर आपने इसे दूर दूर से पढ़ा तो ठीक है, क्या लिखा है? एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. और मतलब क्या समझा तुमने? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, यही समझा हमने. भाई साहब, एग्रीकल्चर इनकम के आगे क्या लिखा है? कौन सा इन इंडिया है जी? अर्न है जी,
बेटा तो अर्न इंडिया में होना चाहिए। बता दूं, पाकिस्तान में अर्न करके आ गए हो तुम, छोड़ूंगा नहीं, टैक्स लग जाएगा। इंडिया में अर्न होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में अर्न किया तुमने और इंडिया में उसे रिसीव किया, एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में कमाया, पाकिस्तान की धरती पर, नेपाल की धरती पर, भूटान की धरती पर, अफ्रीका के जंगल में खेतीबाड़ी की बाहर, यानी अर्न आउटसाइड, और इनकम इंडिया में रिसीव कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, तो सिंस इनकम रिसीव्ड इन इंडिया यू मस्ट पे टैक्स इन इंडिया। यू विल हैव टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। ये आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में बताया जाता है। तो जो भी इनकम इंडिया में रिसीव करेंगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो बताइए, एग्रीकल्चर इनकम विच इज अर्न आउटसाइड इंडिया एंड ड्यू टू एनी रीजन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, उसे एग्जम्प्ट करें या टैक्स लें? एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जम्पशन के लिए क्या शर्त है? अर्न हमारी धरती पे होना चाहिए, ये मतलब है। अच्छा रुको, इतना नहीं, अभी और फिर से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन है जी, अर्न इन है जी। भाई साहब इंडिया पढ़ रहे हो तुम? हाँ, तो इंडिया ना पढ़े क्या? नहीं, मुझे ये जानना था कि गांव या शहर? तू पढ़ने आई है? पूछ रहा हूं, है पढ़ती है? तो बच्चों वाला गेम क्यों खेला तूने अभी? राम या आम या लीची अमरूद। बच्चों से पूछो, डाउट बड़ा अच्छा बताते हैं, बाद वाला शब्द पकड़ लेते हैं, उनको बाकी से टेंशन नहीं है। तुम क्या पूछ रहे हो? अंतिम ऑप्शन क्या दिया तुमने, वो पकड़ लिया है। मैंने अभी पूछा गांव या शहर, तो कह रही है शहर। मतलब शहर तो बोलना भी पाप था, फिर भी शहर बोल दिया इसने, हैं? गलत चला गया। बताइए, इंडिया लिखा है, अब बताइए गांव या शहर? हाँ इंडिया। तो अब गांव या शहर में एक को चुनना है, दोनों। क्योंकि सर अगर बताइए गांव शब्द लिखना होता तो लॉ मेकर के हाथ थोड़ी टूटे हुए थे, वो लिख सकता था, ऐसे लिख देता एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन रूरल एरिया इन इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। तो भाई साहब हम क्यों पंगा ले? जब उस जो कह रहा है कि इंडिया में, तो इंडिया में चाहे गांव में खेती बाड़ी करो या शहर में, दोनों एग्जम्प्ट है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी नगर में अगर मेरे पास जमीन है और मैं खेती बाड़ी करता हूं और उसकी इनकम आती है, उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा सेक्शन? 10(1) बचा लेगा, 10 क्लॉज 1 बचा लेगा हमें, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। वेरी गुड। तो सर हो गया या और नहीं? अभी कहाँ हुआ? फिर से पढ़ो। पढ़ते हैं सर। कौन सी इनकम? एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती बाड़ी सर। अच्छा बताओ, ये एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती बाड़ी, तो समझना क्या चाहते हो इसमें? मतलब रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? यहां कंफ्यूजन रहेगा और मुझे क्लियर करने दो। यहां लॉ मेकर का मतलब है रेवेन्यू नेचर से। इंडिया से क्या मतलब है बोलना? इंडिया से क्या मतलब है? रूरल एरिया, अर्बन एरिया, कौन सा? तो रूरल भी ठीक है मतलब एग्जम्प्ट रहेगा, और अर्बन भी एग्जम्प्ट रहेगा। एग्रीकल्चर से मतलब मैं यहां समझा देता हूं रेवेन्यू नेचर से है। तो अब मुझे कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया सर? हमें भी कंफ्यूजन है। पहले आप बताओ आपको क्या कंफ्यूजन है? मुझे ये कंफ्यूजन है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके दो नेचर हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। हाँ सर हो गए। फिर अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रेवेन्यू नेचर वाला तो ऊपर चला गया, हाँ चला गया, फिर कैपिटल नेचर वाले का क्या? कैपिटल नेचर वाले का क्या होगा? पहले क्या मतलब है कैपिटल नेचर से, यही नहीं समझ आ रहा? बताता हूं। एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर खेती बाड़ी की, कल्टीवेशन किया, मेहनत किया, तो इनकम रेवेन्यू नेचर हो गया। बेचता रहूंगा, एक फसल कटा, अगला फसल लगा, फिर कटा, फिर लगा, तो ये रेवेन्यू नेचर हो गया। लेकिन मैंने जमीन ही बेच दी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर लैंड ही बेच दिया, तो बोले कौन सा नेचर? तो यानी मेरा मतलब है कैपिटल नेचर से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एंड आई वांट टू नो व्हाट शुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट। एक बात सच है बेटा, सेक्शन 10 ब्रैकेट 1 में तो कवर्ड नहीं है, ये सच है। बाकी उसके बाद क्या है वो भगवान मालिक। तो एक बारी कॉपी कीजिए।
और हमारा यहाँ जानना ज़रूरी है कि कैपिटल नेचर का अर्थ जो हमने लगाया, अगर ऐसी हमें इनकम आती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। यानी सबसे पहले ठीक से समझ लेना है, मेरे पास खेत है और उससे मैं फसल उगाकर कमा रहा हूँ, तो वो इनकम मेरी सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर मैंने वही खेत बेच दिया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यही जानना है मुझे। ठीक है, शुरू करें जानना। चलिए, तो इसको एक बारी देखते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है आपको कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये तो आप कर चुके हो ऑलरेडी। बताओ, रेवेन्यू नेचर को एरो डाल के ऊपर आपने ऊपर इंडिकेट कर दिया था ना 10(1) में, तो यानी रेवेन्यू नेचर इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल नेचर एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या, मतलब ज़मीन बेचकर, एग्रीकल्चर लैंड बेच के। अब यहाँ पर दो व्यू हैं अलग अलग, ठीक से सुनिएगा, दो हिस्से हैं, व्यू अलग अलग नहीं है, दो हिस्से में बटा हुआ है स्टडी। ज़मीन अगर गांव में सिचुएटेड हो तब क्या होगा, और ज़मीन अगर शहर में सिचुएटेड हो तब क्या होगा। दो अलग अलग हिस्सों में बटा है। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया बट रूरल एरिया और अर्बन एरिया, दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर ये रूरल एरिया में सिचुएटेड है, यानी पहले रूरल एरिया ले रहे हैं और फिर अर्बन एरिया ले रहे हैं, रूरल एरिया में सिचुएटेड है, तो मुझे इस लाइन का अर्थ समझाइए। देखें आपकी बुद्धि बढ़ती है कि नहीं। हर बच्चा अटेम्प्ट जरूर करे, ना बता पाए तो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट जरूर करे। कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इज्जत के साथ जो डिफाइन किया था कैपिटल एसेट ने सेक्शन 2(14) ने, उसने कहा है कि गांव के, एक मिनट, शहर के नहीं, गांव के एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये गांव का एग्रीकल्चर लैंड है, किसे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो इसे बेचूंगा तो कैपिटल गेन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट होना जरूरी है, और इसे कैपिटल एसेट नहीं बोलते। बच गए। बच क्या गए, सरकार ने जान के छोड़ा है भाई। कह रहे हैं किसानों से पिटना है हमें, हाँ ना 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 ना, कोई बात नहीं, बेचो बेचो। अब यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन है, तुम चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो और चाहो तो पकड़ सकते हो कि सर मतलब क्या, एग्जम्प्ट हो गया। यहां एक कंफ्यूजन है, मतलब क्या, अगर गांव के एग्रीकल्चर लैंड को बेचा तो इनकम एग्जम्प्ट हो गई क्या? ना बेटा ना। तो टैक्सेबल है क्या? ना बेटा ना। ये क्या तरीका है, एग्जम्प्ट हो गया कि टैक्सेबल है? दरअसल में जब मैं कह रहा था आप लोगों के कि सुनो, तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पास हो गए, जाओ निकलो घर जाओ, फिल्म देखो जाके, जाओ एग्जम्प्ट। हाँ तुम लोग ठीक से पढ़ना। सुनो, उनमें से 2-3 बच्चे मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जब मैं ये कह रहा था तो मैंने सुशांत से कुछ कहा ही नहीं, उस लड़के से, वो तो मेरा स्टाफ है, क्या उसको भी पढ़ने की जरूरत है? क्या उसे पढ़ने की जरूरत थी और मैंने एग्जम्प्ट कर दिया? इनको पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन चूंकि ये पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से, इसलिए अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जम्प्ट। लेकिन उसको पढ़ने की यहां जरूरत ही नहीं है, वो किसी और काम से लगा हुआ है। इनकम माना ही नहीं जाएगा, चार्ज ही नहीं होगा। एक है इनकम चार्ज ही नहीं होगा, एक है इनकम तो है लेकिन सरकार ने उसे एग्जम्प्ट कर दिया, मजे करो। और एक है इनकम तो है, चार्ज भी है, फिर इनकम में जोड़ेंगे भी, बाद में थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। तो यहां पर यह मतलब है, देखो प्रभाव तीनों का एक है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन टेक्निकल भाषा इस्तेमाल करें तो अगर गांव के एग्रीकल्चर लैंड को हमने बेचा तो प्रभाव यह है टैक्स नहीं देना। अग्री, टैक्स नहीं देना, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या मतलब? मतलब यह है कि देखिए, टैक्स देने के लिए 5 इनकम होती है। जो चौथी इनकम है ना कैपिटल गेन, वो कैपिटल एसेट को बेच कर आती है। सरकार ने गांव के एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट की परिभाषा में रखा ही नहीं, तो इसलिए उसे बेचकर कोई भी इनकम आएगी ही नहीं। सरकार उसके तरफ नजर ही नहीं दौड़ाती, देखती ही नहीं। बोलो बात समझ आई? अच्छा, अब शहर के जमीन की बात करें तब कॉपी करेंगे, पहले शहर के जमीन की बात करें। शहर के जमीन, हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, कोई फर्क नहीं है। एक वो कि इनकम नहीं माना जाएगा और एक वो कि इनकम माना जाएगा। जैसे बाहर जो जितने भी लोग हैं, जरा बताओ इस बच्चे को फर्क, बाहर जितने भी लोग हैं
वो भी नहीं पढ़ रहे हैं और ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या दोनों में फर्क समझ रहे हो भाई? उनको तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, तुम पास हो चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें खुशी से मैं कह रहा हूं जाओ फिल्म देख कर आओ। फर्क समझ रहे हो दोनों में? तो दोनों केस में पढ़ तो दोनों नहीं रहे हैं, मतलब दोनों केस में इनकम तो टैक्सेबल नहीं है। हाँ जी, हाँ बेटा, गांव क्या होगा और शहर क्या होगा ये भी हम आधे घंटे में डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, लेकिन डिस्कस करेंगे। अभी तो मोटे मोटे तौर पर अच्छा गांव ठीक है, अच्छा शहर ठीक है, बट गांव और शहर डिफाइन है लॉ में और देखेंगे उसे भी हम। लेकिन फिलहाल हम क्या कुछ और देख रहे हैं। क्या सर? हम बेसिक ट्रीटमेंट समझ रहे हैं कि अगर गांव है और एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे बेचेंगे तो टैक्स देना कि नहीं देना? टैक्स देना कि नहीं देना? नहीं देना। ड्यू टू विच सेक्शन? सेक्शन 214। वेरी गुड। अगर इतना लिख के आ गए मजा आ जाएगा। एग्जामिनर कहेगा भाई साहब क्या शब्द लिखा है इसने। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2(14) नो नीड टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया इन इंडिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे कहेंगे वो। बात समझे क्या? अब शहर के एग्रीकल्चर लैंड पर आते हैं। भाई साहब शहर का एग्रीकल्चर लैंड सबसे पहले सुन लो, कैपिटल एसेट है। लो जी, हो गया। फिर क्या? फिर बेचेंगे तो कैपिटल गेन है। हाँ है, उसे नहीं छोड़ेंगे। सेक्शन 10(1) में तो आ ही नहीं सकता। 10(1) में तो रेवेन्यू नेचर आता है, कैपिटल नेचर तो है ही नहीं 10(1) में। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड बेचा और मन में ऐसा आ रहा है तुम्हारे कि सर मजा सा आ रहा है, तो तुरंत अपने पैर को देखो, आगे की तरफ है क्या? है, पीछे कर लो, पीछे झुके हुए आगे हो जाओ। मजा आ रहा होगा ना कभी आता है पढ़ने को, क्या पढ़ा रहा भाई साहब, मजा आ गया एकदम, टीचर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा। समाधि में चले गए। कभी भी ऐसा लगेगा? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो। सुनते सुनते ब्लड का सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। मुझे क्यों नहीं नींद आती? बोलता रहता हूं, खून दौड़ता रहता है। तुम लोग धीरे धीरे तुम्हारा खून का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है यार हो क्या रहा है मेरे से, बचपन से आज तक कोई क्लास नहीं टिका, आज तक मैं हर क्लास में निकल लेता हूं, है ऐसा लगता होगा। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम डल हो, ऐसा कुछ नहीं है, या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। बस एक एनवायरनमेंट, कभी कभी आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो सुस्ती आ जाती है। तो अपना पोस्चर देखना है, उसको चेंज कर लेना है, पैर आगे पीछे कर लो, थोड़ा सा सीधे होकर बैठ जाओ, लंबी 2-4 सांस ले लो, वापस फिर एक्टिव। बस छोटी सी बात होती है। और पता नहीं मन तुम्हें क्या क्या बेवकूफ बनाता है। भाई साहब आज ना सुबह से ऐसा कुछ नहीं सुबह से पढ़ो, पढ़ने में आए और अच्छे पढ़ रहे हैं, तो मन ऐसे बहकाएगा तुम्हें। नहीं आज कुछ अलग ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, पढ़ो चुपचाप, ठीक है बेटा। हाँ, तो फिर से देते हैं और इसको एक कंक्लूड करेंगे अभी हम। मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, देखो बेटा यहां पर ये गांव है और ये शहर है। मान लेते हैं ये शहर है और मान लेते हैं गांव है। ये वाला हाथ शहर, ये वाला हाथ गांव। ये कौन सा है? शहर। इधर क्या है? बताओ। यहां मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है। रुक जाना, मैंने पूछने भी देना पहले। हाँ, पूछने देना पहले। ये गांव है, यहां मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, यहां पर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, अनाज उगाता हूं, फिर बेच देता हूं, लाभ कमाता हूं, प्रॉफिट इनकम आ रही है। बोलो कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम। बताओ क्या करोगे? एग्जाम करेंगे। सेक्शन बोलो 10(1). क्लियर है। इसी जमीन को बेच दिया, बोलो क्या करोगे? सेक्शन 214 में ये कैपिटल एसेट नहीं होता, इसलिए कैपिटल गेन नहीं देना, टैक्स नहीं लगेगा। ओके, चलो इधर आते हैं। ये क्या था सर? शहर। यहां एग्रीकल्चर लैंड है, यहां खेती बाड़ी करता हूं, पसीना बहाता हूं, अनाज उगाता हूं और बेचता हूं। एग्जाम सेक्शन बोलो 10(1). इसी एग्रीकल्चर लैंड को बेच दिया तो कैपिटल गेन लगेगा। यहां पर अब मेरी बात सुनो। सरकार ने कहा कैपिटल गेन लगेगा। मैंने कहा जान रहा हूं भाई, चीख क्यों रहे हो? जान रहा हूं, अर्बन है ना, क्या करें? बेचेंगे तो लगेगा, खेती करेंगे तो नहीं लगेगा। हाँ, खेती करोगे तो नहीं लगेगा, बेचोगे तो लगेगा। ठीक है। अचानक सरकार ने कहा सुनो, अगर ये एग्रीकल्चर लैंड शहीद हो जाए तो इनकम एग्जम्प्ट।
मैंने कहा क्या मतलब शहीद हो जाए? अरे देश के नाम कुर्बान हो जाए। मैंने कहा मतलब क्या, जमीन क्यों कुर्बान होने लगी देश के नाम? अरे मेट्रो बनाना है ना भाई, जरा जमीन दोगे क्या? ओ मेट्रो निकलेगा इधर से, तो मेरी जमीन तुम लेने वाले हो? गवर्नमेंट ने कहा हाँ। तभी तो कहा था देश के नाम शहीद हो गया। ये हाईवे बन रहा है, जमीन देते हो क्या? अच्छा पुल बन रहा है, जमीन तुम्हारी आ गई उसके बीच में, जरा दे दो। ओहो ये मामला है, शहीद कर दिया हमारी जमीन को है। अरे फ्री में थोड़ी किया, पैसे दिए हैं, 50 लाख दिए हैं। और कितने में खरीदा था तूने? नहीं बता, 10 लाख में खरीदा था। 50 लाख मिले 10 लाख का, बता कैपिटल गेन है कि नहीं? दूध लगाऊं? मैं कहा जी शहीद हो गए जी, अब क्या देश के नाम। चल क्या याद रखेगा? सेक्शन 10 37 10 सेक्शन 10 ब्रैकेट 37। अब देखते हैं किसको क्या क्या समझ आए। गांव, जमीन, खेतीबाड़ी की एग्जाम सेक्शन 10(1) इसे बेचा 214 के वजह से कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। शहर, खेतीबाड़ी की एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1), जमीन है उसे बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा। अगर जमीन शहीद हो गया तो सेक्शन 1037 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। शहीद को हम अगर टेक्निकल भाषा देंगे तो कहेंगे कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। किसी कानून के अंतर्गत सरकार ने अगर मेरे खेतीबाड़ी की जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें लगता है तुम्हें समझ आ गया। अभी देखो कैसे फंसाता हूं, और ये इससे निकल गए फिर मैं नहीं टोकूंगा, फिर तो एग्जामिनर भी सल्यूट करके निकलेगा, भाई समझ गया ठीक है। इससे निकलना मुश्किल है, बताऊं पूछूं? मैं गांव था, ये रूरल, ठीक है। फैक्ट्री की जमीन, ओ भाई साहब फैक्ट्री की जमीन कैसे आ गई? कैसे कि मतलब गांव में है? अच्छा काय की फैक्ट्री है? ईंट की फैक्ट्री है, ईंट की भट्टी गांव में ही ज्यादा लगाते हैं। ओहो चिमनी जो ने देखा, हाँ ठीक है। फिर क्या जमीन बेच दी? हैं बेच दी। अब तुम बताओ क्या इसे 214 में छोड़ दोगे? 214 ने किसे छोड़ा था? एग्रीकल्चर लैंड को। ये एग्रीकल्चर नहीं है तो कैपिटल गेन लगेगा। अरे वाह बढ़िया बता दिया। आखिरी शहर, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब यही वाली जमीन, यही हमारी इधर उधर वाली जमीन शहीद हो गया, मतलब मेट्रो वाले ने ले लिया और पैसे हमें दे दिए हैं, लगेगा क्योंकि शहीद हमने किया था एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया में आ रहा था उसको। अब जाकर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस नोट करके अपने पास रख लो। UAL मतलब हुआ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। ऊपर वाला हिस्सा मत कॉपी करना, वो तो तुम कर चुके हो। कैपिटल नेचर को से ही एरो निकाल के नोट करना।
समझ आया ना अभी तक? ठीक है। और अभी जो तुमने सबसे पहले समझा है ना एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्या, वो तो अभी समझा ही नहीं। जो सबसे पहले था एग्रीकल्चर इनकम रेवेन्यू नेचर, इसे तुमने कैसे समझा है? ऐसे ही जैसे हाँ बस ऐसे ही ना। एग्रीकल्चर इनकम जो सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है वो कौन सी इनकम होती है? वही सर एग्रीकल्चर वाली। कौन सी? मतलब वही सर, मतलब जैसे किसान और नहीं, इन डिटेल बताओ। अनाज उगा के बेचे सर, और हाँ और बताओ, और क्या बता, और गेहूं और अनाज और फल और बताओ, यानी उसे डिटेल में बताओ। डिटेल में क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम, इसे हमें डिटेल में समझना है। नोटिंग हो गई बेटा? क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम, इसे अब हम शुरू करेंगे डिटेल में समझना। इसे डिफाइन किया है सेक्शन 2(1)(a) में। थियरी में ये पूछा जाता है और हमें उंगलियों पर रटना है ये पॉइंट्स, रट लेना है समझने के बाद। ऐसा ना करना कि समझने के बाद रटना ही नहीं, कहना समझ गए अब क्या, रटना है एक बार समझने के बाद। अभी यही समझना है लेकिन उसके बाद रटना भी है। थियरी है, पूछेंगे एग्रीकल्चर इनकम मीन्स व्हाट, जो सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है उसका मतलब क्या है। और ये मतलब जब मतलब की बात आएगी ना, क्या मतलब है इसका, तो सेक्शन 2 आएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो 2 में लिखा हुआ है। चाहे कैपिटल एसेट का क्या मतलब है 214, एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है 2(1)(a)। हाँ जी बता दो क्या मतलब है। कह रहे जी पहला मतलब ये है कि इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। भाई साहब यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है, इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। भाई साहब धरती का होना जरूरी है। भारी मुसीबत आएगी देखना चौथे पॉइंट में, इसी धरती को लेकर हंगामा हो जाएगा। चौथे पॉइंट में पूछा जाएगा, कोर्ट पूछेगा धरती कहां है, क्योंकि धरती का होना जरूरी है। एग्रीकल्चरल लैंड, तो एग्रीकल्चर लैंड से इनकम डेराइव हो रही है थ्रू क्या कर रहे हो, थ्रू एग्रीकल्चर मतलब हुआ जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है, खेती की एक्टिविटी है, कल्टीवेशन है, प्लांट प्रोडक्शन है, हार्वेस्टिंग है, इरिगेशन है, इन सब के कार्य हो रहे हैं। या और के बाद क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर जो प्रोसेस करता है, ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉयड है कि ये प्रोसेस करते ही करते हैं। बताइए ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। हाँ इसे क्या कहते हैं, इसे कल्टीवेशन कहते हैं, है ना। कल्टीवेशन, पौधे लगेंगे, फिर पौधे बड़े होंगे, फिर जरूरत होगी किस चीज की, प्लांट प्रोटेक्शन की, है ना, जरूरत पड़ेगी प्लांट प्रोटेक्शन की। फिर पौधे और बड़े हो जाएंगे, फिर क्या जरूरत पड़ेगी, कुटाई या कटाई के बाद आता है कुटाई, नहीं जानते? ले कटाई किसको कहते हैं, हार्वेस्टिंग को। अब कुटाई पर आओ, बिना कुटाई के देखो कुटाई हो रही है, अब बिना कुटाई के थोड़ी अनाज बाहर निकलेगा, वो तो चिपका रहता है उसमें, कुटाई होती है उसकी, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो धान हो, है ना, उसको बाहर निकालते हैं, दाल हो, कुटाई कर करके बाहर निकालते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर का। इसकी आमदनी को हमने पॉइंट नंबर 1 में कवर किया है। बोलिए क्लियर है पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड अंडरलाइन करना है, देखना आगे गड़बड़ करेगा यहाँ। एग्रीकल्चर लैंड थ्रू एग्रीकल्चर और प्रोसेस परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर या परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाई कल्टीवेटर। कॉपी कीजिए सर। इसमें और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस मतलब नहीं समझ रहे हैं सर, थोड़ा इसका भी डिटेल बता देते ना। हाँ क्यों नहीं, मैंने आलू निकाला तो मिट्टी साथ आ गई, सफाई तो करनी पड़ेगी, तो उसके साथ साथ का प्रोसेस है। मैंने टमाटर निकाला तो उसमें क्या, उसमें खराब टमाटर, अच्छे टमाटर, बड़े टमाटर, छोटे टमाटर, ग्रेडिंग करना पड़ेगा, ये सब भी प्रोसेस है। मैंने मिर्ची उगाई, मिर्ची लाल वाली, लाल मिर्ची जानते हो? अभी देखो जरा, अभी देखो, तू जानता है लाल मिर्ची पे मैं लाल मिर्ची जानता है, मेरा भी डाउट है।
तो ये मिर्ची, लाल मिर्ची देखा है तुमने, लाल मिर्च जो जिसके पाउडर बनते हैं, है ना, तो ये लाल मिर्च कैसे होते होंगे? मतलब मुझे लगता है कि मिर्च उगाते होंगे, उसे सुखा देते होंगे तो लाल हो जाता होगा। लाल ही होते होंगे। हाँ, तो तुम लोग तो यार बढ़िया आदमी हो। एक आध बच्चे ने पिछली बार पूछा था तो उस पर मैंने, मुझे लगा कि शायद तुम भी वैसे ही बच्चे, वो कह रहे सब जैसे हरी मिर्च होती है ना, उसे सुखा दो लाल हो जाता है वो। मैंने कहा ऐसे करना भी नहीं गलती से, हैं सूख कर और ख़राब हो जाएगा। लाल मिर्च लाल ही उगता है, अलग ही उगता है, फिर उसको सुखाते हैं। तो जो सुखाने का प्रोसेस है वो भी इसके साथ का सब सहायक प्रोसेस हो गया। सुखाएंगे उसको, उसके बाद ही उसकी बाद में मिर्च से पाउडर बनेगा। हाँ बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? आप अभी है ना पॉइंट 1 में आ रहा है, अभी बहुत कुछ आएगा, है ना। और वैसे तुम बताओ कैसे हुआ ये तुम्हारे साथ घटना? हाँ अभी देखो इसका अगला है ये तो पहला नंबर एग्रीकल्चर का मतलब। एग्रीकल्चर इनकम का पहला मतलब क्या है? इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड थ्रू एग्रीकल्चर और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर। ये पहला था। अब आइए दूसरे। ओए होए, ये भी रह गया था दिखाना। ये क्या हो रहा है? फार्म लेबर के थ्रू काम करवाते हैं कई बार, ये भी जरूरत पड़ती है। आइए दूसरे नंबर पर देखिए क्या है। भाई साहब का जो डाउट है वो दूसरे नंबर पे आ गया। बताइए क्या है? रेंट इन कैश और काइंड फ्रॉम। बेटा यहां भी एग्रीकल्चर लैंड है, बिना धरती के तो कोई काम ही नहीं होना। फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। बताइए यहाँ की फैक्टर्स क्या है? रेंट आना चाहिए, कहां से? बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, बोल फिर से। हाँ तो सर ऑब्वियस है। ऑब्वियस कैसे है? इधर क्या था? गांव था ना, यहां एग्रीकल्चर लैंड है। समझ आई बात? अभी मैंने गेहूं की कटाई की है, अब साफ है ये धरती। एक आध महीने में दूसरा फसल लगाऊंगा। अचानक गांव में मेला लग रहा है और मेले के ठेकेदार ने मुझसे कहा भाई ये जरा देते हो क्या 15 दिन के लिए, दशहरा आ रहा है, मेला लगाना है। मैं कहा क्यों नहीं देंगे, लो पैसे निकाल, पैसे 40,000 रुपये ले जा। तो ये 40,000 रुपये क्या एग्रीकल्चर इनकम होगा? एग्रीकल्चर लैंड किराए पर दिया मैंने, पर्पस थोड़ी हुआ एग्रीकल्चर का। यानी एग्रीकल्चर लैंड किराए पर देना मात्र एग्रीकल्चर इनकम नहीं जनरेट करेगा, पर्पस भी उसका एग्रीकल्चर होना चाहिए। सर वो कैसा होता है? कैसा होता है? लो किराए पर, तुमने सुना नहीं है, मैं अपनी जमीन किराए पर देता हूं। मैं यहां पढ़ाता हूं, गांव में जो मेरी जमीन है वहां खेती बाड़ी तो नहीं कर पाता। हम लोगों के गांव में जो फसल होता है उसमें सबसे मुख्य फसल, हमारा फसल नहीं है बल्कि फल है, केला है, आम है, लीची है, इसके फसल होते हैं, मतलब फल होते हैं। अब ये सब अभी आम अगली सीजन में आएगा। केला तो होता ही रहता है। केला तो ऐसा है, कटा फिर से लगा, फिर कटा फिर से लगा। केला का कोई सीजन नहीं होता, मैं ही नहीं खा पाता। तो मैंने क्या कर रखा है, बगीचा किराए पर नहीं दे रखा है। एक तरह से हम उसको कहते हैं बेच दिया। एक सीजन के लिए तुम्हारा, लाओ 2 लाख रुपए दो, 2 लाख दो, एक सीजन के लिए तुम्हारा। जितने आम होंगे तुम उसकी रखवाली करो, तोड़ो और ले जाओ, मुझे लाओ 2 लाख। तो ये सब जो रेंट है ये एग्रीकल्चर इनकम है। कई बार रेंट कैश में नहीं मिलता। जरा गौर कीजिए, यहाँ कैश है ना, कैश है ना, कैश तो कैश तो ठीक है, लेकिन कई बार अगर काइंड में मिल जाए तो क्या ये भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी? यस। बोले बात समझ रहे हैं? अगर कैश में मिल जाए तो भी एग्रीकल्चर इनकम है, काइंड में मिल जाए तो इसकी मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चर इनकम है, जिसे हम इसे बेचेंगे, जब इसे हम बेचेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम है। यहां एक बात नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में एक जगह वो कंफ्यूज कर सकता है। जमीन मैंने किराए पर दिया और किसान ने खेती की, सब ठीक है, यहां तक आपके मुताबिक है? खेती की, एग्रीकल्चर लैंड है, किराए पर दिया, किसान ने खेती की, अनाज उगाया और मुझे 50 टन अनाज दे दिया किराए के रूप में। 50 टन
की मार्केट वैल्यू अज्यूम्ड 5 लाख है, सुनते रहना, 50 टन की मार्केट वैल्यू 5 लाख है, जिसमें से 10 टन मैंने खुद ही अपने घर के लिए कंजम्पशन के लिए रखा, 40 टन बाजार में बेच दिया 36 लाख में, थोड़ा सस्ते में बेच दिया। वैसे तो 40 टन तो 4 लाख होना चाहिए था, तो 36 लाख 3,60,000 में बेच दिया। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? है मजेदार बात। पढ़े लिखे बच्चे गए, हाँ सब तैयारी कर लिया, पूछो पूछो पहले बता, वही ये नहीं पढ़ा दी हमने। तो आप सीधा पूछो ना कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, हमने वो पढ़ा है। ये कोई क्वेश्चन होता है क्या? ऐसे थोड़ी पूछता है कोई, पूछ दिया। फिर आपको मैं हिंट देता हूं, एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने अनाज उगाया और खा गया, तो इज इट माई एग्रीकल्चर इनकम? नो, एग्जैक्टली। तो एक तरह से समझिए मैंने किराए पर दिया था, अनाज आया और खा गया, करेक्ट, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जब मैं उसे बेचूंगा तो वो मेरी इनकम एग्रीकल्चर है। बोलो बात समझ आई? तो एग्जामिनर कर देगा, देखो नगद मिला, मैंने किराए पर दिया, मुझे 4 लाख रुपए तुमने दिए, ये तो एग्रीकल्चर है। लेकिन अगर मुझे तुमने रुपए ना देकर फसल दी और मैं खा जाऊं तो मेरी कोई इनकम नहीं है, बेचूं तो इनकम है। बोलो समझ गए? समझे? बोलो बोलो जल्दी पूछो। तो बताओ क्या आंसर होगा? 3,60,000 मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी इस केस में। पूछ नहीं, एग्जाम्प्ट होगा। ये लड़का कंफ्यूज हो रहा है, इसका कंफ्यूजन जेन्युइन है। वो कह रहा है कि सर ये झगड़ा ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है 3,60,000, तो मैं तो क्या एग्जाम, और मान लो मैंने कह दिया होता कि 4 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैंने कहा तो एग्जाम, और 5 लाख कह दिया होता तो भी एग्जाम। तो क्या पूछ रहे हो भाई? ये दिमाग में इसके ये चल रहा है, ये चल रहा है भाई तेरे। और सच है, इसका दिमाग अभी जो सोच रहा है वो जेन्युइन लॉजिक सोच रहा है कि ये आदमी क्यों इसके पीछे पड़ा है कि 360 एग्रीकल्चर होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, जब होना ही एग्जाम्प्ट है उसे। तो 2-4 मैंने आगे पीछे भी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, टैक्स तो नहीं ले रहा ना भाई। ये फर्क आपको आने वाली क्लास में समझ आएगा, जब हम एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जम्प्ट है का भी इस्तेमाल करेंगे किसी और चीज में, तो पक्का आपको समझ आएगा कि अच्छा यहां तो बड़ा जेन्युइन मैटर आ गया कि कितनी एग्रीकल्चर इनकम है। समझे क्या? तो बोलो एग्रीकल्चर इनकम, मैंने पौधा उगाया, फसल उगाया, खा गया, नो इनकम, बेच दिया, एग्रीकल्चर इनकम है। किराए पर दिया, किराया आया, कैश, एग्रीकल्चर इनकम है। मुझे फसल आया, खा गया मैं, नो एग्रीकल्चर इनकम, बेच दिया, एग्रीकल्चर इनकम है। क्लियर है ये? इसको कॉपी करिए। अब कॉपी में फोटो थोड़ी कर लेंगे, कॉपी में सिर्फ वही कॉपी करेंगे, रेंट इन कैश और काइंड। लेकिन यहाँ की फैक्टर 3 याद रखना बेटा, किराया, एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर पर्पस, ये भी होना चाहिए। हो गया तेरा डाउट क्लियर? हाँ मेरा। अब देखे एक और डाउट है मुझे, फार्म हाउस का नाम सुना है? सुना है सर, शादी ब्याह में गए हैं सर हम भी, बढ़िया रहता है सर। फार्म हाउस पे शादी बुक किया ना तो फिल्मों में देखा है, विलन वगैरह होते हैं, फार्म हाउस होते हैं उनके, मर्डर वगैरह हो जाता है। अच्छा सुना है। फार्म हाउस जो कंसेप्ट आया वो ओरिजिन क्या था, उसका ओरिजिन सोचते हैं। चलिए कॉपी कीजिए पहले इसको।
नोट कर लिया आपने? अच्छा अच्छा, बंद करो, देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है, बंद करो। अच्छा, अब याद नहीं कौन सा है? सबसे इधर रहने दे, जा तू 2 मिनट अभी रुक जाओ, अब गड़बड़ कर दो। ओके, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फार्म हाउस की बात करें हम पहले। ये बताओ, फार्म हाउस का कंसेप्ट तुमने सुना तो है? फार्म हाउस या फार्म बिल्डिंग कह रहे हैं हम। फार्म हाउस जो तुमने सुना है शादी ब्याह जहाँ पर हम बुक कर लेते हैं फार्म हाउस में, लेकिन ये ओरिजिन क्या, कहाँ से आया था फार्म हाउस का? मतलब पहली दफ़ा कंसेप्ट ये कहाँ पैदा हुआ था, कैसे? मतलब फार्म हाउस का मतलब क्या होता था? देखो, अक्सर गांव अगर कभी आप गए हैं, गए ही होंगे, गांव से तो सभी जुड़े हैं, तो गांव में जो खेत है वो रहने के मकान से थोड़ी दूरी पर होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है इत्तेफाक कि गांव घर ये है और साथ में खेत लगा हुआ है। ज़्यादातर खेत जाना है तो थोड़ा टाइम लगता है, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाते हैं, दूरी होता है। और दिक्कत ये आती थी कि खेत में जो सामान इस्तेमाल होता है उसे कहाँ रखा जाए, बीज कहाँ रखे जाए, इक्विपमेंट्स कहाँ रखे जाए, औजार कहाँ रखे जाए, अगर कोई जानवर रखा है उसे कहाँ रखे जाए, और फिर अगर चौकीदार हमने रख रखा है या हमें खुद रहना है रात में तो हम कहाँ रहें। इन सब चीज़ों को लेकर शुरू हुआ था कंसेप्ट फार्म हाउस का, कि खेत के साथ अटैच्ड एक बिल्डिंग, राइट। तो यहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ फार्म हाउस का। धीरे धीरे इसको और मतलब ग्रोथ मिला, फिर लोगों ने इसको लग्जरियस नाम दे दिया। फिर रहने के लिए, जैसे कि वेकेशन पर हमें जाना है तो फार्म हाउस पर अपना आराम कर रहे हैं। मतलब हुआ कि एक ऐसी जगह जहाँ पर खेत खलिहान है, जहाँ पर बागीचे हैं, है ना, फ्रूट्स लगे हुए हैं, फूल फ्लावर्स वगैरह के भी पौधे लगे हुए हैं, बड़ा शांत वातावरण है। भाई खेत में तो शांत वातावरण रहेगा ही, और फिर घर भी है, रहने का इंतजाम भी है। तो ऐसा लोगों ने इसको डाइवर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि फार्म हाउस का रेंट ये एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, ये तो बड़ा टेढ़ा काम हो गया। इसका तो सर ये मतलब हुआ कि शादी ब्याह में जो फार्म हाउस उठ रहे हैं किराए पर वो भी एग्रीकल्चर होगा। नहीं, यहाँ के मुताबिक तो है, आप चेक कीजिए, यहाँ पर आप कैसे काट लीजिएगा, फार्म हाउस हाँ, रेंट हाँ, एग्रीकल्चर इनकम। अब ये फार्म हाउस के ऊपर घेरा डालेंगे और कहेंगे कंडीशन सुनो। पहली शर्त सुनो, इट शुड बी, क्या कह रहे हैं, इन द इमीडिएट विजिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के ठीक साथ संलग्न चिपका हुआ होना चाहिए, मतलब बिल्कुल करीब होना चाहिए, चिपका हुआ एग्रीकल्चर लैंड के साथ। हाँ ठीक है। दूसरी शर्त बताओ, इट शुड बी यूज्ड फॉर, बस जी शादी ब्याह वाला तो वैसे ही कट गया। और तीसरी शर्त, लैंड जिस पे एग्रीकल्चर, जिस पे फार्म हाउस है, या तो वो गांव में सिचुएटेड हो, और लो जी शहर वाले तो वैसे ही कट गए, शहर के आसपास जितने फार्म हाउस हैं, और या ऐसी जगह सिचुएटेड हो जहां लैंड रेवेन्यू एसेस होता है। ये क्या सर, लैंड रेवेन्यू बता दो। आपने कभी गौर किया है कि फार्म हाउस शहर के बॉर्डर पर होता है ज्यादातर केस में? बॉर्डर पे, शहर के कोने में, बीच में नहीं देख, कनॉट प्लेस में फार्म हाउस नहीं देखा होगा, है ना, बॉर्डर पे देखा होगा ज्यादातर, बहुत सारा है। तो वो बॉर्डर ही तो है बेटा दिल्ली का, हाँ बॉर्डर के पास है, तो बॉर्डर के पास होता है ज्यादातर। उसका रीजन समझिए, किसी जमाने में वो एरिया गांव था, हाँ, और फिर वो शहर में कवर कर लिया गया। शहर मतलब क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया वहां पर। तो किसी जमाने में वो गांव था, फिर शहर में कवर कर लिया गया, अब शहर बन गया वो, लेकिन जमीन अभी भी वो उसी हिसाब से रजिस्टर्ड हुई थी। तो सरकार कहती है कि आपसे हम लैंड रेवेन्यू चार्ज करेंगे, लगान चार्ज करेंगे, लगान। लगान वो तो सर आमिर खान ने फ्री नहीं करवा दिया था, वो मैच जीत गए थे हम, वो तो जीत गए थे सर, लगान फिर से लग गया, फिर से मैच खेलना पड़ेगा। नहीं, हाँ भुवन को बुलाना पड़ेगा। लगान, लैंड रेवेन्यू मतलब लगान। तो ये जो लैंड रेवेन्यू है
आपको मैं लगान के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री समझा दूं। जब देश आज़ाद हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कांट लेवी इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसीलिए इज्जत के साथ सरकार ने कहा ओके सेक्शन 10(1) इट इज एग्जम्प्ट। अबे तू ले ही नहीं सकता, हाँ तो कह तो रहा हूँ एग्जम्प्ट। अरे तू लेने का अधिकार ही नहीं है, नहीं एग्जम्प्ट तो लगा के दिखा दे। नहीं भाई नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई साहब आप? सेंट्रल गवर्नमेंट कांट लेवी, क्यों नहीं लगा सकते सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नहीं लगा सकते, पावर ही नहीं है। और फिर वहां पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी। अब स्टेट गवर्नमेंट सामने आई, किसानों ने कहा हाँ यू कैन लेवी, बोल नहीं हमने भी छोड़ दिया है। तो लैंड रेवेन्यू के रूप में हम एग्रीकल्चर के जमीन से कुछ वसूलते थे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैक्सिमम जगह स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, हमें नहीं चाहिए। बट जब जब कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, जब ज़मीन शहर में कवर हो गया, गांव की ज़मीन है शहर में कवर कर लिया गया, फार्म हाउस है, वहाँ पर वो थोड़ा अमाउंट, चूँकि वो कॉस्ट बढ़ गया, अब ज़मीन का रेट आपका बहुत हाई हो गया, तो वहाँ पर वो लैंड रेवेन्यू कवर कर लेते हैं। अब मैं आपसे जो पूछता हूँ वो बताइए, दिल्ली के बॉर्डर पर एरिया है, वहाँ पर लैंड रेवेन्यू लागू होता है फार्म हाउस पर। नाउ अब मुझे बताइए कि उस फार्म हाउस पे लैंड रेवेन्यू लागू होता है तो कंडीशन नंबर 3 पूरा हुआ कि नहीं? मान लीजिए जिसका वो फार्म हाउस है साथ में उन्होंने खेत भी रखा हुआ है, बताइए कंडीशन नंबर 1 भी पूरा हुआ कि नहीं? लेकिन उसे शादी ब्याह पर किराए पर देते हैं, तो बताइए क्या उस फार्म हाउस का रेंट एग्जम्प्ट हो जाएगा? नहीं होगा। रीजन कट गया। अब क्या? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो यूज नहीं हो रहा। तो यानी हमें इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में 3 शर्तें रखनी है बेटा। पहली शर्त चिपका हुआ होना चाहिए, पहली शर्त चिपका हुआ, विजिनिटी होना चाहिए, दूसरी शर्त एग्रीकल्चर पर्पस से यूज होना चाहिए, तीसरी शर्त या तो वो जमीन, कौन सी जमीन? अरे जिस पे फार्म हाउस है, अच्छा वो जमीन, हाँ क्या वो जमीन, क्या या तो वो जमीन गांव में होना चाहिए, हाँ फिर, और शहर में, तो शहर में हो तो लैंड रेवेन्यू में असेस होना चाहिए। तीनों कंडीशन पूरे होने चाहिए। कंडीशन है ये तीनों। यानी गांव खेत के साथ चिपका होना चाहिए, फार्म हाउस एग्रीकल्चर पर्पस से यूज होना चाहिए, और फार्म हाउस जिस जमीन पर है वो जमीन या तो गांव में हो, या तो गांव में अगर नहीं भी है तो लैंड रेवेन्यू के दायरे में हो, लैंड रेवेन्यू के रेंज में हो। तब जाकर हम उस फार्म हाउस का किराया एग्रीकल्चर इनकम मानकर सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट कर देंगे। मेन पर्पस तो 10(1) में एग्जम्प्ट करने का है। नोट कीजिए तीसरा पॉइंट। बताइए यहां भी जमीन का बोलबाला है कि नहीं? फार्म हाउस कहां है? हवा में, जमीन में है, और वो भी एग्रीकल्चर लैंड के साथ, और वो भी गांव में या लैंड रेवेन्यू में असेस। अब आइए चौथे नंबर पर, जहां आपको, हाँ जी, डन। विजिनिटी मतलब क्या हो गया? बगल में, बगल में लिख लीजिए।
देख लिया बगल में, और फार्म हाउस देखा नहीं देखा? वैसा फार्म हाउस जिसका यहाँ जिक्र है, शादी ब्याह वाला नहीं, नहीं देखा? नहीं, कॉपी नहीं किया आपने? हाँ बेटा, अरबों कमाए तो भी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। करोड़ पर रुक गए थे तुम, और बढ़ा लो। तभी तो गाना बनाया ना, देश की धरती सोना उगले और उगले हीरे मोती, अरबों रुपए कमाएंगे लेकिन टैक्स। ओके, अब हटा दूं? अच्छा, ये था आपका फार्म हाउस का कंसेप्ट। यहाँ जो पर्टिकुलर, अच्छा आपने पूछा नहीं कि सर एक बात बताओ, शादी ब्याह तो हमें भी समझ आ गया, अब शादी ब्याह पे उठाने दे नहीं रहे आप, फार्म हाउस खेत में पहुंचा दिया आपने, खेत में पहुंचा दिया, एग्रीकल्चर पर्पस से यूज करवाओगे अब आप, तो फिर रेंट पे कैसे दें हम? मतलब क्या? यानी तुमने सिर्फ ये पढ़ा कि रेंट पर मिला तो एग्जम्प्ट होगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि रेंट पर मिला मतलब क्या? बताओ कैसे? आप मेरी बात समझ रहे हो? याद तो कंसेप्ट तब होगा जब आप उसे स्वाद लोगे। मैं इसको कहता हूं स्वाद लेना। बच्चे कहते हैं भाई इसमें क्या स्वाद? पढ़ाई में कोई स्वाद आता है? बिल्कुल आएगा, अगर आप सोचेंगे तो स्वाद मिलेगा। अब अभी आपने रेंट पर ये पढ़ा कि रेंट फ्रॉम फार्म हाउस विल बी एग्रीकल्चर इनकम सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। तो तीनों कंडीशन मैंने पूरे कर दिए, बट अभी भी क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है। एज ए स्टूडेंट अगर किसान को बुलाता ना, वो 2 मिनट में समझा देता, बट स्टूडेंट के दिमाग में घूमेगा कि किराए पर फिर क्यों हम दे रहे हैं? शादी ब्याह के लिए दे नहीं सकते, फिर ऐसे जमीन को किराए पर नहीं। 1 मिनट, जमीन को किराए पर देना तो ऊपर ही कवर्ड हो गया था, ये फार्म हाउस किराए पर दे रहे हैं, क्या मतलब? देख रहे हो मेरे सरसों के फूल, देख रहे हो तुम यहाँ पे? इसके पीछे साइड में जो खेत है, वहां हमारे एक मित्र हैं, उनका नहीं, ये एक्चुअल पिक्चर है, वहां हमारे मित्र हैं, उनका अनार की खेती है, अनार की खेती। अब अनार की खेती जब होती है तो अनार बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अनार होते हैं। वो अनार जब तोड़े जाते हैं तो तोड़ते ही मंडी में नहीं चले जाते, तोड़ने के बाद उसे हमें ग्रेडिंग करना होता है। ग्रेडिंग, ग्रेड बनाना होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। टॉप मोस्ट 160 रुपए किलो जाएगा, फिर 110 रुपए, 120 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए वाला भी जाएगा, बेकार बेकार भी 30 रुपए निकाल ही देंगे। ग्रेड करना होता है। जब गोभी का फसल, जब गोभी के फ्लावर देता है, गोभी की उपज होती है, तो उसकी ट्रिमिंग करनी होती है। ट्रिमिंग, जैसे बालों की ट्रिमिंग नहीं होती आपकी, वैसे गोभी की ट्रिमिंग होती है। सुंदर दिखता है तभी बिकता है, उसको सुंदर बनाते हैं, पत्ते किनारे किनारे से ट्रिमिंग करते हैं। जब मिर्ची की खेती होती है तो सन ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, सन ड्राइंग। तो प्रूडिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए हमें एक लार्ज स्पेस चाहिए, कवर। और उस खेत के मालिक के पास वो लार्ज कवर्ड स्पेस नहीं है। मुझे मेरा किराया पर लेता है कि जगह खाली है क्या? हाँ खाली, 5 दिन के लिए। अरे हाँ क्यों नहीं, 500 रुपये पर डे, वो तो देंगे ना, ये लो ना। अब गांव में सस्ते ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, दिया। तो वहाँ वो फसल का ये इस्तेमाल करते हैं। बोलो बात समझ आ रही? तो ये जो फार्म हाउस है, इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है हमारे गांव में। आप कभी गांव जाएं तो आपको फार्म हाउस, एक तो नाम होता है ना फार्म हाउस, वो नहीं, ऐसा समझे कि गांव जमीन के साथ, खेत के साथ कहीं भी स्ट्रक्चर आपको दिखे तो वहां जाकर देखे कि वहां होता क्या है, जरूरत क्या है उसकी, तो वहां दिखेगा क्या होता है उसमें। बोलो बात समझ आई? ओके, अब क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं चौथा नंबर। ये चौथा नंबर, मुझे एक डाउट है, बताइए ये जो नर्सरी की इनकम है, ये खेती बाड़ी है कि नहीं?
देखिए चौथा नंबर नहीं है, 3 ही नंबर है हमारे पास, चौथा मैंने डाला नहीं है, ये गलत नंबर दे दिया नंबर। मतलब सरकार ने जो एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन किया है वो 1 2 3 में ही डिफाइन है, चौथा कोई नहीं है, 1 2 3 ही है। पहला बेसिक ऑपरेशन, पहले को क्या बोलोगे बेटा, वो भूल गए क्या तुम, कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग, है ना, याद आया, कटाई कुटाई, हाँ वो था बेसिक ऑपरेशन। दूसरा क्या था, रेंट आ रहा था एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया, मेला में नहीं दिया। तीसरा फार्म हाउस का किराया, सब्जेक्ट टू कंडीशन। 3 ही एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन है लॉ में। अब बताइए 3 ही डिफाइन है, ये नहीं है। अब क्वेश्चन है कि इनकम फ्रॉम नर्सरी एग्रीकल्चर बनेगा कि नहीं, किस पॉइंट में आएगा, 1 2 या 3? 3 ही पॉइंट है सर, सीधा बात करो ना सर। 1 तो पॉसिबल, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि किराए पर थोड़ी दे रहे हैं जमीन। 3 पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा क्या, 1। तो 1 में बेसिक ऑपरेशन चाहिए। हाँ तो इसका मालिक कहता है मैं करता हूँ ना बेसिक ऑपरेशन, कुड़ाई करता हूँ, बीज रोपण करता हूँ, है ना, फिर उसमें सिपलिंग करता हूँ, पौध निकलते हैं, फिर उसको बड़ा करता हूँ, फिर बेचता हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, लैंड नहीं है, लेकिन ये तो गमलों में हो रहा है, मिट्टी है बट हो गमलों में रहा है। तो वो जो प्रोसेस है वो गमलों में हो रहा था। तो दिक्कत आई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जब ये केस आया तो कई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया, कई कोर्ट ने। कोर्ट का मैक्सिमम जजमेंट जा रहा था, मूव कर रहा था कि इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इट इज अ बिजनेस, इट इज काइंड ऑफ बिजनेस। कि भाई आप गमला समेत खरीदते हो, कई नर्सरी में तो गमला समेत खरीदते हैं और बेच देते हैं। ट्रक में भर भर के गमला आता है दूसरे स्टेट से और फिर उसको रखते हैं 10 दिन 15 दिन और जब ग्राहक आता है उसको बेच देते हैं। तो इवन वो कोई बेसिक ऑपरेशन भी नहीं करते, कल्टीवेशन है ये सब, तो ये सब भी नहीं करते। फिर कैसे आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर इनकम है? झगड़ा हुआ। तो झगड़े में रिजल्ट ये आया कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। लेकिन मामला तब फंस गया जब झगड़े में मिस्टर राम थे, राम की नर्सरी थी और राम का केस फंस गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज ने कहा भाई साहब बार बार जो आ जाते हो ना हमारे पास, ये अच्छी बात नहीं है। कितने जजमेंट आ चुके हैं इस पे, कितनी बार बता चुका हूं कि नर्सरी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। राम ने कहा हुजूर अगर हमें बोलने का मौका दिया जाता तो क्या बोलोगे? नहीं आप मौका तो दीजिए। हाँ दिया, मौका दिया, फिर बोल क्या लोगे, जमीन ही नहीं है। राम ने का इतिहास गवाह है, जब जब मौका मुझे मिला है पलट के रख दिया है पूरा जजमेंट, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन की बात हो या कैपिटल गेन की बात हो। और आप देखना जितने भी चैप्टर है राम ने हंगामा खड़ा कर रखा है। जब भी मौका मिलता है जज को हिला के रख देता है। कई बार डिसीजन बदला उसने। इस बार भी राम ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं कर देते कि जहां मैं कुछ पौधे तो मैं खेतों में उगाता हूं, खेत मतलब कि जमीन रखी हुई है भाई साहब हैं, और उसमें कल्टीवेशन का प्रॉपर काम होता है, तो वो जो इनकम है वो एग्रीकल्चर मान लो। और जो गमले वाला है भाई उसमें तो हम बेसिक ऑपरेशन करते नहीं है, तो उसको तो नहीं मान पाओगे। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा वैसे ये, क्योंकि सेग्रीगेशन बड़ा टफ हो जाएगा। चल ठीक है तेरी बात मान ली कि जितना तू खेत में, खेत जैसा, क्योंकि नर्सरी में तो ऐसा है कि ज़मीन भी होते हैं और उसमें भी लगते हैं पौधे, तो चल इतना मान लेता हूँ। और जो नहीं है उसका क्या, जो गमले में लाके बेचता है वो तो सिंपल एक गुड्स बेचना है, ट्रेडिंग। तूने गमला खरीदा और बेचा, ट्रेडिंग। राम ने जज से कहा कि महाराज एक बात बताएं, जो ट्रक में भरकर आता है गमला, आपको क्या लगता होगा जब ट्रक लगता होगा और गमले उतरते होंगे तो सामने जैसे सुबह दूध की लाइन लग जाती है वैसी लाइन लग जाते होंगे ग्राहकों के, कि गमला उतरते ही हाथ के हाथ ले जाते होंगे? जज ने कहा मैं समझा नहीं, मतलब ऐसा होता होगा क्या? नहीं ऐसा कैसे होगा? तो यानी हम उसे रखते होंगे, हाँ 10 दिन 15 दिन, हाँ तब बिकता होगा, हाँ, और उस 10-15 दिन में हम कुड़ाई भी करते होंगे उसमें, हाँ, फर्टिलाइजर भी डालते होंगे उसमें, हाँ, पानी वगैरह, हाँ, और क्या क्या चाहते हो? काट दूं क्या अब इसको? कटाई रह गई, काट दूं, ये पौधे ही मर जाएंगे। कर तो रहा हूं बेसिक ऑपरेशन सर, क्यों जान ले रहे हो? सिर्फ मिट्टी की बात, धरती की बात पर आप टिका दी बात आपने।
गमले में बेसिक ऑपरेशन नहीं होते क्या? होते हैं। तब जज को लगा कि भाई साहब अब करें क्या। जज ने डायलेमा में रखा और जो जजमेंट था वो राम के फेवर में डाल दिया। लास्ट में राम के फेवर में जजमेंट डाल दिया, राम के फेवर में। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई बाजार में, कॉन्ट्रारी डिसीजन बोलते हैं इसको। इसी पर दूसरे हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था, नॉट कंसीडर्ड एट एग्रीकल्चर इनकम, और ये डिसीजन आ गया एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। बताइए दोनों में झगड़े हो जाएंगे कि नहीं? यानी अब नया जो किस्सा उठेगा वो और झगड़ा बनेगा, क्योंकि अब इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा भाई साहब जजमेंट आया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, और एसएससी कहेगा भाई हमने भी जजमेंट पढ़ा, ये देख एग्रीकल्चर इनकम है। हाई कोर्ट के झगड़े हो गए। तुरंत लॉ में जरूरत थी क्लैरिटी की, और लॉ ने इसमें क्लैरिटी डाली। इसी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 3 डाला। गौर से देखिए तो क्या है ये, किस सेक्शन का, किस सेक्शन का? 2(1)A में जो डेफिनेशन था उसी में एक्सप्लेनेशन 3 डाला। और एक्सप्लेनेशन 3 में उन्होंने लिखा है, सबसे खास बात आखिरी लाइन है, इनकम derived from saplings, पौधा बना बनाकर बेचते हैं ना, नर्सरी में फसल थोड़ी बेचते हैं। आम का पेड़ चाहिए, नर्सरी से ले लो, तो आम का पेड़ वो तैयार करते हैं। पेड़ तैयार करने को क्या कहते हैं? सैपलिंग। दूसरा क्या है? सीडलिंग, पौध निकालना, छोटे छोटे पौध बनाना, यानी सीड से पौध बनाना सीडलिंग कहलाता है। ग्रोन इन नर्सरी वुड बी डीम्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेदर और नॉट बेसिक ऑपरेशन वर कैरिड आउट ऑन, यानी असली झगड़े का मुद्दा जो था वो यही था, जो इनकम टैक्स एक्ट ने ही इस मुद्दे को खत्म कर दिया। लैंड हो या ना हो, अगर नर्सरी है तो भाई ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है। तो सैपलिंग मतलब होता है, सैपलिंग का मतलब आप जानते होंगे, वैसे ऐसे पौधे बना बनाकर हम बेच रहे हैं। और सीडलिंग का मतलब भी वही होता है, बट सीडलिंग फर्स्ट प्रोसेस होता है और सैपलिंग सेकंड प्रोसेस होता है। क्लियर है? चले आगे, इसको नोट कीजिएगा। पॉइंट 4 अब बन गया कि नहीं बोलिए? था अभी तक 3 पॉइंट, अब पॉइंट 4 बन गया कि नहीं? ये पॉइंट 4 किसने बनाया? सेक्शन 2(1)A ने नहीं बनाया। 2(1)A का एक्सप्लेनेशन 3 था, उसने ये दिया उन्होंने इस पॉइंट नंबर 4। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट होंगे एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा के। भाई साहब थ्योरी बोरिंग नहीं होती, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको फीलिंग आया है आप थ्योरी पढ़ रहे हो? आज थ्योरी पढ़ रहे हो, बताओ। न्यूमेरिकल पढ़ते तो मजा आ जाता, क्वेश्चन आंसर कुछ करते, कुछ दिमाग घुमाते। ये क्या, आज तो थ्योरी हो गया। जरूरत थी ना, ये भी तो पढ़ना ही है, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। और थ्योरी जैसी बात तो नहीं, बोरिंग तो नहीं लगा थ्योरी जैसा? मजा आ गया? नहीं आ गया? बिल्कुल मजा आएगा। अभी देखो, अभी मजे में तुम्हें चाय पिलाएंगे हम, कहोगे तो कॉफी भी और रबड़ भी। रबड़ क्यों? बचपन में तो खूब खाया तुमने। बचपन में तो पेंसिल भी खा जाते थे सर हमें, वो तो मत पूछो मत। पेंसिल, रबड़। अभी क्या, अब पेन खाते हैं अगर कमजोर हुए तो। नहीं, बचा लिया है तुमने। धीरे धीरे तोड़ते 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 खा जाते। ये पौधे एक एक करके बनाने तो नहीं लग गया, लाइन लिखना है बस लास्ट में। अभी तक आपने पढ़ा एग्रीकल्चर इनकम और उसके ऊपर एग्जम्पशन सेक्शन 10(1), लेकिन अब हम जानना चाहेंगे आपसे कुछ डाउट। आपके पास चाय का बागान है, बागान, चाय का बागान। क्या करते हैं आप? चाय की खेती। आपकी बात कर रहा हूं, समझ आया? चाय की खेती कहां? असम में। पीछे वो बास्केट लेके, बता क्या कर रही है तू? ऐसे तोड़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं, ऐसे तोड़ते रहते हैं, निशाने से फेंकते हैं, पीछे ही जाए, इधर तो ना गिरे। तो चाय का बागान, और आप कर रहे हैं चाय की खेती। अच्छा सर,
हाँ, आप क्या कर रहे हो? हाँ, मैं भी बताऊंगा, मेरी बारी आने दो। मैं फैक्ट्री का मालिक। अपने अपने हीरो खुद ही बन जाओ तुम। है भाई, कोई तो रोल अदा करेगा फैक्ट्री का। हाँ, तो मैं फैक्ट्री का मालिक, और मैं तुमसे चाय की पत्तियां जो तुम तोड़ते हो, हरी पत्ती चाय की, वो खरीद लेता हूं। फिर उसे फैक्ट्री ले जाता हूं, उसको प्रोसेस करता हूं, प्रोसेस करके चाय की पत्ती बनाता हूं, पैकेट में पैक करता हूं और उसे बेचता हूं। धंधा समझ आया क्या? मेरा धंधा समझ आया क्या? तुम्हारा अपना काम समझ आया क्या? तुम्हें जो लाभ आएगा, तुम्हें जो इनकम आएगी, वो कौन सी इनकम है? वेरी गुड, जल्दी बोलो कौन सी? एग्रीकल्चर एग्जम्पशन या नहीं? एग्जम्पशन कितने की? सेक्शन 10(1) की। मुझे जो इनकम जनरेट होगी वो कौन सी इनकम है? मुझे जो इनकम जनरेट होगी, बोले कौन सी इनकम है? बिजनेस की इनकम है। मेरा तो व्यापार है जी, मैं तो मैन्युफैक्चरर हुआ, मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम है मेरी। बोलो बात समझ आ रही है? तो मेरा एग्रीकल्चर तो नहीं है, तुम्हारा एग्रीकल्चर है, मेरा एग्रीकल्चर नहीं है। बोलो समझे क्या? तुमने क्या किया? खेती बाड़ी, और मैंने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग। चेंज करते हैं। तुम्हारे पास कॉफी का बागीचा है, पौधे लगाते हो, कॉफी उगते हैं उसमें। कॉफी जानते हो कैसे उगते हैं? कैसे? झाड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं कॉफी के, ऐसे छोटे नहीं होते, बड़े पेड़ होते हैं। और उसमें जो कॉफी का फल होता है, कई चीज़ों से बनता है वैसे तो। कॉफ़ी बीन कई चीज़ों से बनता है, लेकिन एक जो है कॉफ़ी बीन जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है, जैसे आप समझो कि चेरी देखा है, चेरी, उस तरीके का सख्त होता है वो। अंगूर के साइज़ का होता है, बट वो सख्त होता है, सॉफ्ट नहीं होता। और फिर उसको तोड़ते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखा के उसको तोड़ के अंदर से बीज निकालते हैं, ये बीज कॉफ़ी बनेगा। फिर बीज की क्रशिंग करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस में डाल के कॉफ़ी बनाते हैं। तो आपका एक बागीचा है कॉफ़ी का, और फिर कॉफ़ी का जो बागीचा है उसमें कॉफ़ी जो बीन उगता है वो आप तोड़ते हो और मुझे दे देते हो। फिर मैं उसे सुखाता हूँ, उससे बीज निकालता हूँ, उसे क्रश करता हूँ, उसे रोस्ट करता हूँ, उसमें फ्लेवर मिलाता हूँ और तब जाकर उसे बनाता हूँ। आई एम द मैन्युफैक्चरर, यू आर द ग्रोअर। आपको क्या कहेंगे? ग्रोअर। तो आप ग्रो कर रहे हो, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। बोलो बात समझ आई? थोड़े थोड़े समय पे अपने आप को जज करते रहना। मजा आने लगे तो तुरंत एकदम कहना मजा कैसे आ जाएगा? पढ़ाई में कोई मजा आता है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना? एकदम सीधे वापस हो जाना। थोड़े थोड़े देर पर ध्यान रखोगे, पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी तुम्हारी। तो तुम ग्रोअर हो और मैं मैन्युफैक्चरर हूं। तुम्हारी इनकम एग्रीकल्चर की एग्जाम 10(1), मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम पीजीबीपी की। बोलो समझ आ रहा है? उसी तरह हम बात करते हैं रबड़ की। तुम्हारे पास रबड़ का स्टेट है, रबड़ प्लांट नाम सुना है तुमने? कई लोग शौक से लगाते हैं रबड़ प्लांट। ऐसा ना, रबड़ प्लांट है ही, तुम्हारे खेत ही है रबड़ प्लांट के। और उसके स्टम जो होता है, स्टम, उसमें होल करके उसमें से जूस निकलता है, और वो जूस तुम मुझे बेच देते हो, फिर मैं उसको प्रोसेस करके रबड़ बनाता हूं। फिर से तुम्हारी इनकम एग्रीकल्चर की होगी, मेरी इनकम बिजनेस की होगी, टैक्सेबल होगा। अब एक समस्या नहीं आई, तुमने मुझसे कहा कि अच्छा करते क्या हो, ज्यादा काम तो हम ही कर लेते हैं, लगा दे फैक्ट्री। और लगा दी तुमने फैक्ट्री, लगा दी तुमने चाय की फैक्ट्री, कॉफी की फैक्ट्री और रबड़ की फैक्ट्री। ले, अब ग्रो तुम कर रहे हो, मैन्युफैक्चर तुम ही कर रहे हो, और फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है कॉफी, टी, रबड़, वो बेच रहे हो। तो बेचकर जो आमदनी आएगी, उस आमदनी में खेती बाड़ी की आमदनी और बिजनेस की आमदनी मर्ज होगा कि नहीं? बोलो। और सरकार ने अगर टोटल पे टैक्स लगा दिया तो यह गुनाह है, क्योंकि इसमें मेरी खेती बाड़ी भी शामिल है। बट हाउ टू सेग्रीगेट, इसके लिए सरकार अब नियम बनाएगी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब समझ आ रहा है? लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, एग्रीकल्चर इनकम क्लियर है तुम्हारा? किसे कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम समझ आ गया? अच्छा, मेरा डाउट रह गया भाई, पूछ लो सर। मुर्गी पालन क्या मतलब सर? मुर्गी पालन, भेड़ पालन, गौ पालन, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, क्या मतलब? हाँ तो बताओ ना, उससे इनकम आ रही एग्रीकल्चर है कि नहीं? अच्छा, मैं तो पहला स्टेप पे था, तू आखिरी स्टेप डिसीजन दे दिया। एग्जाम तो होगी, बात हो गई खत्म।
मैं पूछ रहा हूं एग्रीकल्चर है कि नहीं है? तो बताओ 1 2 3 4 कौन सा पॉइंट? सर पॉइंट के में कुछ नहीं रखा सर, हमने कह दिया ना काफी है। ले फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा मन कह रहा है कि सर ये सब तो मतलब आप समझ रहे हो ना सर? हाँ मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। समझाओगे कैसे किसी को? एग्रीकल्चर तो 4 ही पॉइंट में कवर्ड है भाई। सर इन 4 में नहीं आ रहा सर, फिर 5वें में डाल दो। 5 है ही नहीं, 4 ही है। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, 5वां भी होगा। नहीं है सर, नहीं। तब क्या सब है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप कुछ नहीं कर सकते। और ये सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम जैसे पहला ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे कि फल की खेती होती है वैसे जानवरों की खेती। जानवर मतलब जानवरों को हम पैदा करवाते हैं, जानवर की ब्रीडिंग करते हैं। क्या क्या बेचते हैं हम? जैसे कुत्ता भी बेच सकते हैं, जैसे गाय बेच सकते हैं, जैसे भेड़ बेच सकते हैं, मुर्गी बेच सकते हैं, इस तरह के कुछ भी। उसके बाद तो ये तो आप समझ ही गए। इसके अलावा अगला क्या है? ये तो आप जानते ही हैं, संडे हो या मंडे, जानते हैं ना? अच्छा लेकिन आज संडे मंडे नहीं है ना। ये क्या है? ये भी आप समझते हैं, समझते हैं ना? अब ये दिक्कत आ रही है, और ये तो आप जानते ही हैं, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग से आप टैक्स लगा दोगे? सर अच्छी बात नहीं है, बता दें। अभी डिस्कशन ये नहीं था कि टैक्स लगेगा कि नहीं, अभी डिस्कशन था एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी कि नहीं। अगर परिभाषा 4 है तो, और जवाब है नहीं 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 नहीं, ये चारों एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब मुद्दा आता है अगला, तो सर क्या टैक्स लोगे? अब मैंने कब कहा भाई टैक्स लूंगा? तो लेना पड़ेगा ना सर, आपकी मजबूरी है। जब एग्रीकल्चर नहीं है तो एग्जम्प्ट नहीं है, करेक्ट, एग्जम्प्ट नहीं है, करेक्ट। तो सर फिर ये इनकम, हाँ पीजीबीपी, तो फिर पीजीबीपी से सर ग्रॉस टोटल इनकम में चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। फिर ग्रॉस टोटल इनकम से, यही तो। एक काम करो, ये कार्य जो तुम कर रहे हो, क्यों अपने कंधों पर इतना बोझ उठा रहे हो? 10 लोगों के साथ मिलकर करो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, मतलब अरे अकेले ना करके 10 लोगों के साथ मिलकर करो। अच्छा उससे क्या होगा सर? अरे अंडे जो बेच रहे हो कितने बेच लोगे? अरे अंडा सप्लाई करो ना लार्ज स्केल पर, वो उसके लिए तो सर शहर जाना पड़ेगा। तो तुम क्या सोच रहे हो गांव में ही अंडे बेचोगे? तो गांव में कितने अंडे बिकेंगे? तो शहर जाने में अंडा टूट गया तो बहुत दूर है शहर, पेट्रोल का खर्चा लगेगा, थोड़ा सा तो अंडा ही है सर। हाँ ऐसे ही थोड़े थोड़े लोगों को मिलाओ और एक साथ इकट्ठा करके बेच दो बाहर जाकर। दूध डेयरी कहाँ है तेरा? गांव में है जी। कितने गाय हैं? गाय तो 10 ही हैं, भैंस 40 हैं। हाँ तो क्या करते हो? इतने दूध बेचते हैं जी, क्या लीटर बिक जाता है? और गांव में तो सबके पास खुद ही होते हैं गाय और भैंस, बेचते हैं कोई 20-1 रुपये लीटर। बताओ यहाँ तो 70 रुपये लीटर है। हाँ तो यहाँ थोड़ी ला के बेच पाएंगे, दूध खराब नहीं हो जाएगा? क्यों ना तुम जैसे बाकी सब भी मिल जाए, तो क्या बना लें? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटियों का कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। तो सर अगर मान लो बना लिया, चलो बना लिया, आपकी बात मान ली, चलो चलो फिर क्या? सेक्शन 80P में 100% का डिडक्शन है। लेकिन याद रहे एग्जम्पशन नहीं बोला, डिडक्शन है। यानी कि तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ये काम करोगे तो इनकम पहले पीजीबीपी बनेगी, फिर जीटीआई में जाएगा, और जीटीआई से एज इट इज लेस हो जाएगा, एज इट इज। कौन से सेक्शन में? 80P। पी से पढ़ाई, पी से पटाई, समझे? P 80P। कोऑपरेटिव सोसाइटी बताऊंगा कैसे बनता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और यू आर द मेंबर, आपको जो लाभ बटेगा वो एग्जम्प्ट होगा। पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप चले गए। हमारा भी मुद्दा यह था कि क्या इसे एग्रीकल्चर मानेंगे? बोलिए नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बचना चाहते हैं तो क्या कीजिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर इस बिजनेस को कीजिए, ताकि इस बिजनेस पर आपको सेक्शन 80
पी का 100% डिडक्शन मिल जाए। मैटर क्लियर है? नोट कीजिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, फोटो नहीं बनाइएगा लेकिन चारों नोट कर लीजिए। हाँ बेटा पूछो। यस, एक तरह से, बस टेक्निकल फर्क रह जाता है। क्यों नहीं बोला? उसमें कंडीशन लगवाएंगे, अच्छे काम करवाएंगे, गलत काम नहीं करवाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रखवाएंगे। एग्जाम बोल देता तो सीधा ही बाहर चले जाते क्लास से। ये भाई इतना ही फर्क है। तो तुम्हें जब मैं डिडक्शन पढ़ाऊंगा तुम देखोगे कि कई ऐसी इनकम है जिसमें 100% डिडक्शन है, 100%, बट एग्जाम्प्ट नहीं कराया। क्या बेटा मिस हो गया क्या? क्या? हाँ चल अभी है, देखो ठीक है। हाँ हाँ 2 मिनट लो। जी, अमूल दूध जो आपने देखा है बाजार में, उन पे 1 रुपये टैक्स नहीं लगता, सारा डिडक्शन मिल जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कराते हैं वो सारा काम। ठीक है ना? इसमें गलत क्या है? ठीक है ना? नहीं, आपने पर्पस नहीं समझा शायद। पर्पस है इन चीज़ों को बढ़ावा देना और लार्ज स्केल में ये एक्टिविटी हो हमारे देश में। बताइए, अगर मैं डिडक्शन दे दूंगा तो अब आपको भी पता चल गया, कल भविष्य में आप पे पैसे होंगे तो आपका भी मन करेगा कि यार ये काम डाल देते हैं साइड में, साइड बिजनेस है ना, टैक्स बचेगा कम से कम, दूसरे धंधे से अच्छा है। तो धंधा पनपेगा, ज़्यादा होगा हमारे देश में ये चीज़। तो बताइए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा या डिमांड? सप्लाई बढ़ जाएगा तो बताइए प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे चला जाएगा, तो महंगाई कम हो जाएगी। तो सरकार का काम ही है इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। तो इसके लिए टैक्स छोड़ दिया तो क्या किया? ठीक तो है, इसमें कोई गलत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं वो कि अगर कोई आदमी दोनों मिक्स एक्टिविटी करे तो क्या होता है। मिक्स एक्टिविटी, कौन कौन से मिक्स एक्टिविटी? यहां पर हमने 3 प्रोडक्ट उठाए हैं, पहले सिर्फ सुन लीजिएगा, कॉपी नहीं करिए। कितने प्रोडक्ट उठाए बेटा? 3 प्रोडक्ट उठाए हैं। कौन कौन से? टी, रबड़। इन तीनों प्रोडक्ट के कंपोजिट एक्टिविटी को करने वाले जो भी एसएससी होंगे, कंपोजिट एक्टिविटी मतलब बेटा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ, एक ही आदमी कर रहा हो। सरकार ने कहा कि तुम्हारा जो टोटल लाभ होगा, कुल लाभ, उस लाभ में एग्रीकल्चर भी शामिल होगा। तो ऐसा करो, अपने कुल लाभ में, कुल लाभ को क्या कहा सरकार ने? कंपोजिट प्रॉफिट। इसको 2 हिस्सों में बांट लो। बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर मानकर एग्जम्प्ट कर देंगे और इसका ठीक बचा हुआ हिस्सा टैक्सेबल कर देंगे पीजीबीपी मान के। अभी 3 बार बताएंगे, देखिए सर। अब पहले इस चार्ट को पहुंच जाने दीजिए। अब बताइए क्या डिस्कशन चल रहा है कि अगर आप चाय, ग्रो और मैन्युफैक्चर दोनों करते हो तो जो आपका जो लाभ होगा उसमें दोनों लाभ शामिल होंगे, क्योंकि ग्रोइंग के भी खर्चे आपने P&L में डेबिट किया होगा, तो दोनों लाभ शामिल होंगे। तो वो जो टोटल लाभ है उसमें से 60% हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे मान लीजिए आपको लाभ आया 20 लाख रुपए, तो हम 12 लाख एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 8 लाख पीजीबीपी मानेंगे और टैक्स लगेगा। समझे क्या? बताइए, अगर रबड़ की खेती होती फिर 65% क्या मानेंगे बोलो एग्रीकल्चर, और 35% क्या मानेंगे बोलो बिजनेस इनकम मानेंगे। अब आओ कॉफी में। कॉफी में क्या लिखा हुआ है? कॉफी में सर कंफ्यूजन है, 60-75 कौन सा लगाना है? बताता हूं। वो कॉफी याद करना तो जरा, क्या डिस्कशन चल रहा था? तुम पे कॉफी का बगान है, फिर क्या करते थे तुम? क्या करते थे तुम? बीज क्या करते थे? तोड़ते थे। तोड़ लिया, फिर सुखाते थे, फिर क्रश करके, नहीं सुखा के उसको निकालते थे, बीज निकालते थे। यहां तक के प्रक्रिया को कहते हैं क्यूरिंग। यानी CRU, क्यूरिंग। यहां तक की प्रक्रिया अगर ग्रोइंग के साथ कर रहे हो, क्यूरिंग और ग्रोइंग कर रहे हो, तो 75-25 बटेगा। यानी क्यूरिंग करके जो बीज निकला वो तुमने बेच दिया। फिर एक आदमी आया जिसने बीज को खरीदा, क्रश किया, रोस्ट किया, फ्लेवर मिलाया, पैक किया और बेच दिया।
तो तुमने भी थोड़ा सा काम किया है नॉन एग्रीकल्चर का, लेकिन मैक्सिमम काम तुम्हारा एग्रीकल्चर का है, इसलिए 75-25। फिर से समझो, मैं कॉफी उगाता हूं और क्यूरिंग करके किसी और को पकड़ा देता हूं, बाकी काम वो करता है। तो मेरी जो आमदनी होगी, कुल लाभ, उस कुल लाभ में 75% एग्रीकल्चर, 25% बिजनेस। बोलो समझे क्या है बेटा? नहीं हुआ, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है उसमें, मानते हैं। हाँ बेटा मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन वहां एक प्रोसेस होता है। तुम्हें नहीं भरोसा है तो काम करो, अपनी बुक निकालो, 1 मिनट बुक निकालो। बुक में देखो, शुरुआत में एग्रीकल्चर इनकम के साथ ये डिफाइन होगा, पेज नंबर शुरू में। लड़की सुनी नहीं रही मुझे। हाँ बेटा, कौन सा पेज नंबर है बताना? 21 पेज। शेयर कर लो बुक बेटा, आगे पीछे एक आध छीन ले, मांग ले, दे देंगे। लो ले लो बेटा, बुक दे, 4 बुक रखता है, दे दे। पकड़ा भाई, देखो ये तो बिना बुक के सब पकड़ा था कि नहीं? मैं और कौन? नालायक, इतना वजन भारी लग रहा है। अरे बुक पकड़ा बेटा, अरे उसको भी पकड़ा भाई, उसको भी। अरे बुक इधर दिलवाते। हाँ पकड़ा, तू अनिल से ले ले, बातें करता रहता, राजेश से ले ले। हाँ ठीक है, शेयर कर लो। अब एक कोई बेचारा शेयर कर रहा है, वो उधर देख लो, शक्ल देखनी है थोड़ी फोटो की। कौन सा पेज है? 21 नहीं, 20 पर आओ। हाँ 21 पे आओ, कॉफ़ी इधर है ना, 21 में कॉफ़ी है ना। 21 देखो, 21 में कॉफ़ी दिख रहा है तुमको ऊपर? नहीं, कौन सा पेज है? 21 नहीं है बेटा, कौन सा पेज है? नए वाला में देखना कौन सा पेज है बेटा। हाँ वही पेज, वही पेज। कौन सा पेज है? 18। हाँ अरे वो नहीं, 18 या 21 होगा, देख लेना जरा। अब देखो, मैं कॉफ़ी पर जरा ध्यान लगाओ, कॉफ़ी पिलाता हूँ अभी, कॉफ़ी पे ध्यान लगाओ। नहीं बस फटना नहीं चाहिए छीन के। अरे यहीं दिखा दूँ क्या? इसको हटाना पड़ेगा फिर, इसलिए कॉफ़ी पर ध्यान लगाओ। देखो वो तुम्हें फसल दिख रहे हैं, फल दिख रहा है कॉफ़ी का। उसके बाद जो अगला फोटो है ना, वो क्यूरिंग का काम है। वहां पर सुखाकर उससे अंदर से उसके शेल को हटाकर उससे बीज अलग करते हैं। और ये जो एक्टिविटी कहलाएगी, ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर में कवर नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम एग्रीकल्चर है। इसलिए अगर वहीं तक तुमने काम किया तो 75% एग्रीकल्चर और 25% बिजनेस। लेकिन अगर तुमने पूरा काम किया, क्यूरिंग के बाद रोस्टिंग के बाद ग्राउंडिंग के बाद फ्लेवर मिलाना, वो सारा काम तुमने किया, तब 60-40। तो कॉफी का अगर प्रॉपर पूरा काम किया तो 60-40, समझे क्या? ग्रोइंग एंड क्यूरिंग करके रोक दिया, कई लोग इतने ही तक करके छोड़ देते हैं, तो 75-25। अरे तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि अगर किसान ने चावल की खेती की और चावल बेचा तो वो एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं? तुम तो कहोगे एग्रीकल्चर इनकम है। बेटा चावल थोड़ी ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। किसान चावल नहीं बेचता, वो धान बेचता है, गेहूं बेचता है, लेकिन चावल नहीं बेचता, धान बेचता है। और धान को मिल में ले जाकर उसे चावल बनाया जाता है, जिसे राइस मिल कहते हैं। और राइस मिल का काम है, जो कर रहा है राइस मिल, वो धान लेकर चावल बनाता है, बस इतना काम है। उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, समझे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं धान से चावल निकालना। कम काम किया तो ज्यादा एग्रीकल्चर है। हाँ तो 75 एग्रीकल्चर और 25 बिजनेस। और सारा काम अगर किया तो 60 एग्रीकल्चर 40 बिजनेस। क्या चीज बेटा? हाँ तो फिर से उसका अलग प्रक्रिया है, इसके बाद वाला। अभी तुमने ये देखा ना, अभी कॉपी मत करो, अभी तुमने ये देखा ना, ये समझा ना, लेकिन इस पर गौर करो, एक चीज गौर करो, यहां पर कितने प्रोडक्ट यूज हुए हैं? बाकी प्रोडक्ट पे भी तो ये प्रोसेस चल सकता है बेटा। जरा सोच कर देखो, मान लो कि दूसरा प्रोडक्ट है, कुछ और प्रोडक्ट है। एक मिनट क्या बेटा? किसानी बेच रहा है। हाँ देखो ना, उसमें ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एंड, यानी किसान ही उगाता है और किसान का ही फैक्ट्री है और किसान ही फैक्ट्री से प्रोड्यूस करके बेचता है। अब समझ आया? किसान के फैक्ट्री नहीं हो सकते, मतलब ऐसा समझो किसान के फैक्ट्री नहीं हो सकते, बट ऐसा समझो एक कंपनी
फैक्ट्री के साथ खेती भी कर सकता है कि नहीं, वही बात है। लेकिन बेटा अभी बाकी प्रोडक्ट भी तो हैं। सरकार ने इस 3 प्रोडक्ट में तो फिक्स रेशियो बना रखा है, 60-40, 65-35, 75-25। लेकिन बेटा और जो प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट यानी मान लो जूस पहले ले लो, ये चलो गेहूं ले लो। गेहूं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट आटा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, आटा तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो मान लो किसान ने गेहूं उगाया और बेच दिया, एग्रीकल्चर इनकम। नहीं, गेहूं उगाया, उसे प्रोसेस में डालकर पूरे फ्लोर मिल बनाकर और पैक करके आटा बेचा है, तब तो ये बिजनेस भी है। तो इसका सेग्रीगेशन कैसे होगा? उसी तरह मान लो अभी जूस बता रहा था मैं, जूस को ले लो, ये हमारा काम है, अनार की खेती, फिर उसमें से जूस भी निकाल दिया और पैक भी कर दिया। एक फैक्ट्री लगा रखा है, छोटी सी फैक्ट्री, 5 मशीन का इस्तेमाल करना होता है और उससे जूस तैयार हो जाता है, पैक करके बेचता हूं। उसी तरीके से और भी काम हो सकता है, जैसे कि ये देखो गन्ना, पॉसिबल है ना। तो इसमें कोई 60-40, 65-35, 75-25 का खेल नहीं है। तो सर इसमें क्या खेल है? इसमें बहुत टेढ़ा खेल है। खा पी के आना अच्छे से अगली क्लास में, टेढ़ा काम है बहुत तगड़ा, एकदम बैलेंस शीट P&L सब बनेगा इसमें। देखो झलक दिखा रहा हूं जो हमें अगली क्लास में समझना है, तो थोड़ा तैयार होके आना। और अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी नोटिंग करेंगे। इसकी नोटिंग इतना तो कर लो मेरे ख्याल से, ये नोटिंग तो कर लो, ये नोटिंग कर लो, फिर जाओ। किसका बेटा? हाँ अगली क्लास में बहुत तगड़ा काम है, उसमें बहुत दिमाग लगाएंगे, सिखाऊंगा। और इनके न्यूमेरिकल भी करने हैं, इवन टी कॉफी के भी न्यूमेरिकल होंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए और कंटिन्यू रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास। एग्रीकल्चर इनकम खत्म होते ही एग्जम्पशन में, फिर नेक्स्ट एग्जम्पशन में हम और भी चीज कवर करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? अरे कॉपी किया तूने? कर क्या फोटो खींचेगा? देख कैसे बदमाश है, आलसी बच्चा। ठीक है जी, थैंक यू, बाय।